नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखो, इसके पहले हमने मिडाइवल के फर्स्ट पार्ट देख लिया है, जहां पर सल्तनत काल तक आए हुए सारे पीवाईक्यूज देख लिए हैं और वही मज़ेदार तरीकों से आपको वीडियो के साथ साथ याद हो रहे होंगे। तो अब अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए ना आपको, तो जाइए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल को। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे क्या है, हम सेकंड पार्ट में देखेंगे अभी तक जो सूफी से संबंधित जो भी पीवाईक्यूज अभी तक आए हुए हैं ना, या मुगल काल से, तो इसके बाद से आपका क्या है, लगभग मिडाइवल कंप्लीट हो जाएगा आपका। और सारे पीवाईक्यूज देखिए साथ के साथ ही आपको याद भी करा दिए जाएंगे। उसके लिए मजेदार ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं याद करने के लिए, कैसे आपके दिमाग में परमानेंट वह चीजें सेट हो सकें। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सूफी और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं अभी तक, सूफी का देखते हैं। सबसे पहले सूफी में देखिए, पहला पूछा गया कि पीर और मुरीद परंपरा। पीर और मुरीद परंपरा का पहले मतलब समझ लीजिए। पीर का मतलब होता है आपका संत होता है, जो संत होते हैं, और मुरीद आपका जो शिष्य होता है। तो यह परंपरा सूफी के तहत, सूफी जो आंदोलन है उसके तहत दिखाई देगी, है ना। और उसी में क्या है, आपसे क्रम लगाने को ये देखिए आता है। क्या होगा, आप यहां पर थोड़ा सा पहले सीक्वेंस समझिए कि जो पीर और मुरीद की परंपरा थी वह किस तरीके से विकसित हो रही थी। मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य रहे वह रहे बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के जो शिष्य हैं वह बाबा फरीद रहे। बाबा फरीद के शिष्य जो निजामुद्दीन औलिया थे, आप जानते ही हैं इनकी दरगाह जो दिल्ली में बनी हुई है, और इन्हीं के शिष्य थे अमीर खुसरो, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ है, क्योंकि यूपी से इनका संबंध था, इसलिए इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा था। और इन्हीं के औलिया के जो शिष्य रहे एक नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन देखिए कहां से बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए यहां से बनाया जाएगा, एक तो क्रम को लेकर के चिश्ती, काकी और बाबा फरीद, इनको लेकर के क्रम बना देगा। क्रमानुसार लगाने को आ जाएगा अगर, तो आप क्रम के अनुसार लगाएंगे कैसे, कुछ तरीका आप दिमाग में बनाएंगे तभी तो लगा पाएंगे भाई। कैसे लगाएंगे, एक पूछा जाता है कि बाबा फरीद किसके शिष्य थे, तो बख्तियार काकी आपको बता देना। और यह बख्तियार काकी वही है जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या बनाया गया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है ना। इनका शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक भी रहा है, लेकिन ऐबक को यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो प्रशासनिक इकाइयों से जुड़ा हुआ था, है ना, राजनीतिक संस्थानों से जुड़ गया था, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन आपको बता दिया गया जानकारी के लिए। अब देखो याद कैसे रखना है इसको। काकी और बाबा अगर आपके होंगे तो किसकी पहले चलेगी बताइए। घर पे अगर होता है तो पहले काकी की चलती है ना, तो यहाँ पर काकी देखिए आपने पहले नंबर पर रख लिया कि काकी के शिष्य बाबा रहे होंगे, या कंफ्यूजन खत्म हुआ। फिर देखो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया नसरुद्दीन महमूद को लेकर के। क्वेश्चन यह आया कि किसे चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। देखना आरो एरो का जब पेपर पलटोगे ना प्रीवियस ईयर का, तो वहां दिखाई देगा ये। तो आप बताओगे भाई नसरुद्दीन महमूद को जो है चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। याद कैसे रखोगे, देखो याद ऐसे रखना है। हमने पीछे नसरुद्दीन शाह को लेकर के क्या किया था, नसरुद्दीन खुसरो को लेकर के हमने एक ट्रिक बनाई थी पीछे, जो क्वेश्चन आया था कि किसे, कौन सा ऐसा शासक था, जो सल्तनत शासक था, जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता था। तो नसरुद्दीन शाह से नसरुद्दीन खुसरो करके हम ट्रिक बनाई थी कि नसरुद्दीन शाह से सारे खुश रहते हैं। तो वही ट्रिक यहां पर भी ऐड करनी, ताकि आप क्या है तरीके जो बनाते हैं ना उनसे ही कनेक्ट करके आगे भी बनाओगे ना, तो याद रहेंगी चीजें, नहीं तो भूल जाओगे कौन सी बनाई थी। तो देखो नसरुद्दीन शाह का जो चिराग हो ना, जो चिराग होगा वो चिराग कहाँ होगा, दिल्ली में ही रहेगा ना। सीधी सी बात है, जब भारत में रहते हैं तो चिराग दिल्ली का कौन होगा, नसरुद्दीन शाह का चिराग ही होगा जो दिल में रहेगा। ऐसे याद रखिए, नसरुद्दीन शाह का जो चिराग है वही लोगों के दिल में रहेगा, क्योंकि भाई नसरुद्दीन शाह से क्या है, सारे खुश हैं। तो बस यह याद हो गया, यहाँ पे आपने कनेक्ट कर लिया चीज़ों को। अब अगला देखिए चिश्ती सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रमुख सिलसिले हैं, और कुछ प्रमुख सिलसिले ही जो भारत में सर्वाधिक प्रचलित थे, उन्हीं से संबंधित आरो यारो में एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाए गए। चिश्ती से जो क्वेश्चन बनाया गया, चिश्ती से आपका स्थापना आपसे पूछा गया कि भाई इसका संस्थापक कौन था। तो आप उसमें ऑप्शन में दिया होगा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो आप यहां गलत करके मत आ जाइएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापना की थी। नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा क्या है, भारत में इसका प्रचार किया गया सर्वाधिक। और केंद्र कहां बनाया, अजमेर में बनाया। आप जानते हैं, इतना तो हर कोई जानता है, अजमेर में आप चादर वगैरह चढ़ाने जाते हुए देखते भी होंगे लोगों को। तो यह तो हो गया प्रचार प्रसार के लिए इन्हें जाना जाता है। भाई स्थापना जब आया ना, संस्थापक, तो वहां पर ध्यान रखना है, संस्थापक जो थे इसके वो थे समी चिश्ती और अब्दाल चिश्ती। इनका बड़ा नाम है, लेकिन आपको वो नाम याद रखने जो आप याद रख सकें एग्जाम में अपने। तो समी चिश्ती और अब्दाल चिश्ती इसके कौन थे, संस्थापक थे। इसकी स्थापना आप जानते हैं अफगानिस्तान में हुई। अब भाई संस्थापक इसके याद भी कैसे रखने हैं, देखो चिश्ती को आपको रखना है चुस्त दुरुस्त। आपने देखा कि जो समी है ना, समी आप जानते हो क्रिकेट टीम में काफी उम्र हो चुकी है, फिर भी इतना चुस्त दुरुस्त क्यों दिखता है, तो आपने बताया अब वो दाल खाने लगा है ना, इसलिए इतना चुस्त रहता है। आपने याद करने के लिए बना लिया, भाई समी इतना चुस्त क्यों है, क्योंकि समी अब दाल खाने लगा है, इसलिए भाई इतना चुस्त है। चुस्त से आपने याद कर लिया चिश्ती। भाई चिश्ती सिलसिले के अब आपको संस्थापक अगर पता करने होंगे तो बता दोगे ना, समी और अब्दाल दोनों हो गए, इसके संस्थापक याद हो गए हमें साथ के साथ। अब सोहरावर्दी सिलसिला दूसरा प्रमुख है। सोहरावर्दी से देखिए क्वेश्चन क्या बनाया गया, सोहरावर्दी से क्वेश्चन बनाया गया कि इसका जो संचालन है सुदृढ़ रूप से संचालित किया, मतलब वही जैसे यहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती को जानते हैं ना, वैसे यहां पर पूछा गया कि सोहरावर्दी का सुदृढ़ रूप से संचालन किसके द्वारा किया गया। तो देखो समझना, यहां पर स्थापना किसने की, उमर सोहरावर्दी। यहां पर इनके नाम में ही सोहरावर्दी है और सिलसिला का भी नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, तो यह कठिन है ही नहीं याद रखना। नाम थोड़ा सा यह याद रखना कठिन हो जाता है कि बदरुद्दीन जकारिया जो है ना वो किससे जुड़े हुए थे। तो आप देखो इसको कैसे याद रखोगे। याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि सोहरावर्दी का आपने वर्दी निकाल लिया है ना। अब देखो वर्दी, किस देश की वर्दी को देखते ही आप क्या बोलते हो, कहां जा रिया, जा कहां रिया,
तुरंत आप बोलते हो कि नहीं, जैसे इस देश की वर्दी अगर देखते हो तो आपने जैसे ही भाई वर्दी देखी वैसे ही बोले कहाँ जा रिया, जा कहाँ रिया, है ना, जा कहाँ रिया, और वही वर्दी किस देश की, पाकिस्तान की। तो अब देखो तीनों चीजें कैसे याद हो जाएंगी, वर्दी किस देश की, पाकिस्तान की, तो इसका केंद्र यहां से कनेक्ट हो गया कि पाकिस्तान के मुल्तान में ही किसका, सोहरावर्दी का केंद्र था। और जाकारिया मतलब इसका जो प्रचलन सुदृढ़ रूप से कराया सबसे ज्यादा वो कौन था, जाकारिया मतलब बदरुद्दीन जाकारिया। तीनों देखिए यहां पर आपको याद हो गए। और वर्दी आपको बस याद रखनी कि पाकिस्तान की वर्दी को देखते ही हम तुरंत बोलते हैं कि जाकारिया, है ना। चलिए ये भी सोहरावर्दी भी कनेक्ट हो गया। अब कादरी से, कादरी सिलसिला से क्वेश्चन पूछा गया भाई दारा सिकोह जो थे ना वो किस सिलसिले से जुड़े हुए थे, या है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, या क्वेश्चन बनाया गया कि दारा सिकोह जो है किस सिलसिले से जुड़े हुए थे, या कादरी सिलसिला से जुड़े हुए व्यक्ति कौन था। चार ऑप्शंस वहां पर दे दिए जाएंगे, चार मुगल बादशाह के नाम दे दिए जाएंगे, है ना। तो यहां पर आपको कनेक्ट कैसे करना है, देखो इतना योग्य व्यक्ति था शाहजहां के जो पुत्र थे आप जानते हो उसमें दारा सिकोह जो है बहुत अधिक योग्य थे, वेदों के उपनिषदों का ज्ञान था इन्हें बहुत अधिक, और योग्य होते हुए भी किसकी कदर नहीं थी, इनकी कदर नहीं थी, किसकी कदर नहीं थी, दारा सिकोह की। लो कदर से आपने बनाया कादरी, और किसकी कदर नहीं थी, दारा सिकोह की। लो कादरी से कौन जुड़ा था, दारा सिकोह जुड़े हुए थे, ये भी याद हो गया। अगला देखो नक्शबंदी सिलसिले से जो क्वेश्चन बनाया गया वह बनाया गया कि औरंगजेब जो है किस सिलसिले से जुड़े हुए थे। तो देखो भाई औरंगजेब किस सिलसिले से जुड़े हुए थे, एक तो यह क्वेश्चन बनाया गया, दूसरा बनाया गया कि किस सिलसिले में संगीत को प्रतिबंधित कर रखा गया था। तो दोनों देखो क्वेश्चन अभी साथ के साथ याद होंगे, कैसे देखो नक्शा बदलने की, पूरा जो मुगल साम्राज्य का जो पीछे नक्शा था ना उसको नक्शा पूरा बदलने की जो कोशिश की जा रही थी, किसके द्वारा की जा रही थी, औरंगजेब के द्वारा। आप जानते हैं ना मंदिर वगैरह तोड़े जा रहे थे बहुत अधिक, तो पूरा का पूरा नक्शा बदलने की कोशिश किसके द्वारा की जा रही थी, औरंगजेब के द्वारा। तो नक्शा से आपका हो गया नक्शबंदी, और औरंगजेब के द्वारा की जा रही थी, तो आप जानते ही इतना औरंगजेब इससे जुड़ा हुआ था। फिर आप बताओगे कि भाई ये क्या कर रहा था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में, मतलब इस्लाम धर्म की जो कट्टरता है ना उसे लागू करने की कोशिश कर रहा था। और इस्लाम धर्म की कट्टरता में ही आता है कि संगीत प्रतिबंधित होता है। तो इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट निकल कर आएगा, संगीत प्रतिबंधित किस सिलसिले में था आपका, नक्शबंदी में भी प्रतिबंधित था, और भी सिलसिले थे, सोहरावर्दी में भी प्रतिबंधित था, लेकिन आपको यहां कनेक्ट करना है कि नक्शबंदी में संगीत प्रतिबंधित था। यह आपने याद कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया सूफी से जुड़े हुए प्रश्न, और साथ के साथ आपने कैसे याद भी किए तरीकों के माध्यम से। फिर देखिए भक्ति आंदोलन से, भक्ति आंदोलन से जो क्वेश्चन आया वह आया कि भाई भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां पर हुआ। तो याद रखिए यह अपने भारत का मैप बनाया, और दक्षिण का क्षेत्र जो है भक्ति आंदोलन की सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ वो यहीं से हुआ। कहां से, दक्षिण से। दक्षिण में आप जानते हैं शंकराचार्य का अद्वैतवाद है ना, इसके माध्यम से प्रारंभ होता है, आपने पीछे पढ़ रखा है। यहीं से भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है। भक्ति आंदोलन से एक द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इन पर एक क्वेश्चन बनाया जाता है जो पीछे हम कर चुके हैं, इसलिए यहां पर नहीं लिखा गया है। फिर इसका प्रारंभ जो है आपका अलवार और नैनार संतों के द्वारा। ऐसा तो नहीं कहीं अलवार और नैनार संतों में आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन से वैष्णव हैं कौन से शैव हैं। तो देखो यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि नैनार जो है आपके शैव हैं। कैसे याद रखो, नयन जो है किसके पास है, तीसरी आंख किसके पास है, थर्ड नयन, थर्ड नयन आपके शंकर भगवान के पास है। तो शंकर भगवान यानी कि नैनार आपके हो गए शैव, और दूसरे जो हो जाएंगे अलवार हो जाएंगे विष्णु भगवान, वैष्णव के पूजक हो जाएंगे, वैष्णव धर्म से संप्रदाय से संबंध रखेंगे, है ना। तो ये हो गए आपके दक्षिण से शुरुआत होता है। अब दक्षिण से, अब बात क्वेश्चन अगला आया कि भाई दक्षिण से फिर इसको उत्तर लाने वाला कौन व्यक्ति था। तो उत्तर में इनका प्रचार करने वाला, प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे, रामानंद थे। याद कैसे रखोगे भाई, उत्तर में कौन से दो ही पूजनीय जो देव हैं आपके, एक तो राम भगवान है, एक नंदलाल हैं। जानते हो ना कृष्ण भगवान को नंदलाल बोलते हैं, और यही राम भगवान और नंदलाल को जोड़कर ही नाम एक बना आपका रामानंद। रामानंद ही थे जिन्होंने उत्तर में भक्ति जो आंदोलन था इसका प्रचार प्रसार सर्वाधिक किया था। क्वेश्चन यही बनाया गया था। फिर देखिए गुरु नानक से क्वेश्चन बनाया गया। गुरु नानक का जन्म आपको याद ही रखना है कि गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ, आसान होता है। क्वेश्चन यह पूछा गया कि कौन, जो सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी ना उस समय कौन सा शासक था वहां पर, है ना, सल्तनत कालीन समय में इन्होंने इसकी स्थापना की, किसकी, सिख धर्म की। सिख धर्म का पूछा जाएगा भाई उसमें किसके समय इन्होंने स्थापना की थी, तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। याद कैसे रखना है, सिख का आपने सी उठा लिया और शासक का आपने सी उठा लिया सिकंदर का, तो सिख का सी और सिकंदर के सी से कनेक्ट कर लिया, सी से सी को, यहां से हो गया सिख और सिकंदर। याद एकदम देखो। अब नामदेव से क्वेश्चन क्या आया था, नामदेव से क्वेश्चन यह आया था कि कौन सा जो आपका महाराष्ट्र का संत था जिसको, जो इस्लाम धर्म से अधिक प्रभावित था। तो आप बता दोगे भाई वह थे आपके नामदेव, महाराष्ट्र के संत थे। यहां हम भक्ति आंदोलन की बात करें, महाराष्ट्र के क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं। यहां नामदेव से क्वेश्चन बनाया गया कि भाई कौन सा महाराष्ट्र के संत थे जो इस्लाम धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो इस्लाम धर्म से प्रभावित थे आपके नामदेव। कैसे आप याद रखोगे, कौन से ऐसे संत थे महाराष्ट्र के जो हिंदू थे, खाली नाम के हिंदू थे, है ना, नाम के हिंदू कौन थे, नामदेव थे। याद कर लिया आपने, और इसीलिए इस्लाम धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थे और वरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। वरक्कत आप जानते हो, शब्द जानते हो, सुना होगा, वरक्कत किसमें, इस्लाम धर्म में ही प्रचलित है, इसलिए ये वरकरी संप्रदाय से भी जुड़े हुए संत थे। ऐसे भी कनेक्ट कर लेना इसको नामदेव को। अब मोहम्मद गौस पर क्वेश्चन आया। गौस पर क्या आया, किसने भगवान कृष्ण को औलिया के रूप में माना। औलिया का जानते हो क्या होता है, औलिया का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, है ना, मतलब कोई सिद्ध पुरुष को ही ये लोग औलिया का दर्जा देते थे। निजामुद्दीन औलिया देखते हो ना उनके टाइटल जो लगा है, तो यहीं से आया है वो। तो गौस जो हुए आपके,
उन्होंने भगवान कृष्ण को ही औलिया मान लिया। अब इसको देखो याद कैसे रखना है कि यह व्यक्ति कौन थे, क्योंकि कुछ ऑप्शन में गौस दिया हुआ था। तो गौस के देखो नाम में ही क्या है, गौ है, और गौ गाय माता से संबंध किसका है, कृष्ण भगवान का है। तो कृष्ण को इसीलिए इन्होंने नाम में ही, जब गौ है गौश, गौश के नाम में ही गौ है, तो इसीलिए इन्होंने कृष्ण को क्या किया, औलिया माना। ऐसे याद कर लिया आपने इसको तरीके से। ये मजेदार कुछ तरीके होते हैं, ये निमोनिक्स होती है ना, निमोनिक्स के माध्यम से क्या है, ये चीज़ें जब आप रिवाइज करोगे ना, वीडियो को जब दोबारा देखोगे, 2-3 बार देखोगे, तो सारी की सारी चीज़ें आपको जब उसके बाद जब पीवाईक्यूज या टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो यह जो पीवाईक्यूज जो यहाँ करा दिए जाएंगे ना, ये कभी आपके आगे गलत नहीं होंगे, और यही आपके क्या है, नंबर गेन करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें जायसी की। देखिए जो रचनाएं हैं ना, उनको लेकर प्रश्न बना। कौन कौन सी रचनाएं हैं, एक 12 भी पूछी गई, अखरावट भी पूछी गई, आखिरी कलाम भी पूछी गई। ये तीनों शायद आपको नहीं याद रहती होंगी, लेकिन चौथी जो पद्मावत है ना, ये सबको याद रहती होगी। आपने मूवी भी देखी होगी, इसी पद्मावत पर मूवी भी बनी हुई है, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह का जो किस्सा दिखाया गया है मूवी में। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसको हम तरीका कैसे बनाएंगे इनकी याद रखने के लिए। देखो पद्मावत सबको पता है कि पद्मावत रचना के कारण ही जायसी का हिंदी साहित्य में बहुत प्रमुख स्थान है। अब भाई याद कैसे रखना है, जायसी ने क्या किया, जायसी से कनेक्ट करना है। जायसी ने क्या किया, 12 मास, एक साल में कितने मास होते हैं, 12 मास होते हैं। जायसी ने 12 मास क्या किया, वट वृक्ष के नीचे, जब तक उनकी आखिरी कलम रही ना, जब तक उनके हाथ में आखिरी कलम रही, तब तक उन्होंने पद्मावत लिखी। इसीलिए इतनी महान रचना लिख पाई वो पद्मावत। ये केवल कहानी बनाई गई है ताकि आपको चारों रचना याद रहें। 12 मास तक ये हो गई उनकी 12 मास, और वट के नीचे, वट से हो गई अखरावट उनकी, और आखिरी कलम तक, आखिरी कलम भी भाई उनकी रचना है तीसरी, और चौथी उन्होंने पता ही है कि पद्मावत लिखी। चारों रचनाएं देख लो आपकी उंगलियों पर होंगी अब इस कहानी के माध्यम से। चलिए ये आपने देख लिया भक्ति काल के बारे में, जितने भी पीवाईक्यूज आए सभी याद भी कर लिए विद ट्रिक्स, बेहतरीन तरीकों के साथ। अब मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य से देखिए क्वेश्चन जो बनाए गए, एक एक शासक के साथ देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ कहाँ पर कंफ्यूजन होती है, वो सारे कंफ्यूजन आज ही खत्म कर दिए जाएंगे, और फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कोई भी फैक्ट्स आएगा। और यार हिस्ट्री ऐसी चीज़ होती है ना, और ये फैक्ट अगर आपको याद रखना है तो ये तरीके आपको बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप बार बार भूल जाओगे। बाबर से देखिए जो क्वेश्चन आया, तो बाबर का जन्म एक पूछा गया, तो आप 14 फरवरी याद ही रखते हो, वैलेंटाइन डे याद रखना। वैलेंटाइन डे वाले दिन ही क्या है, बाबर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ, फरगना में हुआ। चलो बाबर से जुड़े हुए युद्ध देखते हैं, जिनका क्रम लगाने को अक्सर आता है कि ये चारों जो क्रम है ना, इसके आप खानवा चंदेरी में हमेशा कंफ्यूज होते होगे, तो ये क्रम जो है आपका, फिर घाघरा लास्ट में होता है। 4 युद्ध हुए ना जो भारत के संदर्भ में, इन चारों का क्रम लगाने को पूछा गया आरओ में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। और ये याद रखिए कि पीसीएस में भी इसी तरीके का क्रम आता है, कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। तो यह कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा ना, तो यह आपके पीसीएस में भी काम करेगा। तो देखो पानीपत का सबसे पहला युद्ध हुआ, पहले तो इसे देख लेते हैं। 1526 में उसका पानीपत का युद्ध उसने लड़ा है ना, इब्राहिम लोदी बाबर के साथ। और अगला फिर खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा बाबर के साथ। फिर अगला युद्ध उसने चंदेरी के साथ लड़ा मेदिनी राय के साथ में। और 29 में उसने घाघरा का युद्ध लड़ा जो अफगानों के साथ लड़ा। ये तो आप पढ़ लेते हो, पढ़ के निकल जाते हो, फिर आप थोड़े दिन बाद देखते हो तो भूल जाते हो। अब नहीं भूलोगे, कोई तरीका करो का। कैसे, देखो आपने क्या किया, पानी पिया खाना खाया, और पानी पिया खाना खाया, फिर देरी हो रही थी इसलिए आप क्या हुआ, घर चले गए। बस ये याद रखना है। कहीं आप गए हुए हो, आपने कहा हमने पानी पी लिया, खाना खा लिया, और देरी हमें हो रही थी इसलिए हम घर चले गए। तो पानी से आपका हो गया पानीपत, खाना से हो गया खानवा, देरी से हो गया चंदेरी, और घर से हो गया घाघरा। चारों युद्धों का क्रम हो गया आपको याद। अब यह तरीका आपको याद रखना है, पानी पिया खाना खाया, देरी हो रही थी इसलिए घर चले गए भाई। अब यहाँ पे देखो एक एक करके क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन देखो, पानीपत के युद्ध से पहले एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि बाबर का जो पहला अभियान था वो कब था। ये तो 26 का अभियान है उसका पानीपत का, लेकिन बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ये याद रखना है आपको कि 5 युद्ध किए बाबर ने भारत के संदर्भ में। अब पहला उसका अभियान जो था यूसुफजाई जाति के साथ था। यूसुफजाई जाति के साथ अभियान याद रखना है ना, तो ऐसे याद रखना। इसके आगे आप पढ़ोगे ना, जब मुगल काल में बीरबल जो है ना, बीरबल को जब यहीं पर अकबर के द्वारा भेजा जाता है यूसुफजाई जाति के द्वारा, जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूसुफजाई जाति के द्वारा लगातार विद्रोह किया जाता है। अब विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा जाता है, यहीं पर बीरबल की मृत्यु हो जाती है। एक कहानी और बता दी यहां से, और कनेक्ट कर लेना यूसुफजाई जाति के को, वहां से कनेक्ट करोगे ना, 2 घटनाएं जब आपके दिमाग में रहेंगी तो फिर आप वहां पर आंसर अपना सही करके आ जाओगे। तो पहला अभियान ऐसे याद रखना है आपको। फिर बाबर का देखिए जो दूसरा अभियान है पानीपत, यह क्रम एक लगाने को आएगा। यह दूसरा किसके किसके बीच हुआ यह भी पूछा जाता है। तो भाई देखो पानीपत का जो युद्ध हुआ ना, पानी आप जानते हो ना, पानी कहां से आता है, हिम से आता है। तो इब्राहिम के साथ क्या हुआ, पहला युद्ध हुआ। देखो ऐसे याद रखना है, पानी से ही हमने बना लिया, कुछ और तरीका नहीं सोचेंगे। जो हमने ट्रिक बनाई है ना इधर क्रम लगाने के लिए, उसी से हम तरीका बनाएंगे। और खानवा का देखो, खाना क्या है, आप संग संग खाते हो, तो संग से आपका सांगा हो गया। खाना संग संग खाते हो, पानी हिम से आता है, इब्राहिम हो गया। और सारे लड़े बाबर ने ही, सब में जीता भी बाबर ही था। और चंदेरी देखो भाई, जो आपका राणा सांगा था ना, राणा सांगा का ही मित्र था मेदिनी राय। जब राणा सांगा को यहाँ पर पराजित कर देगा, उसके बाद अगला ही युद्ध जो चंदेरी का हुआ ना, जो आपने क्रम में लगाया देरी, तो चंदेरी का युद्ध उसके मित्र मेदिनी राय के द्वारा ही लड़ा गया।
और घाघरा का युद्ध अगला लास्ट में अफगानों के साथ लड़ा जाता है। बाबर जब अफगानों के साथ लड़ते लड़ते क्या होता है, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो अफगानों को पूरी तरीके से पराजित नहीं कर पाता है। आगे आपको शेरशाह सूरी दिखाई देगा जो अफगान है, वो आगे बदला लेने के लिए देखो हुमायूं के साथ उसका सीधा युद्ध होगा, है ना। वहां भी आपको देखिए यहाँ अफगान दिखाई देंगे, राजनीति मुगल राजनीति में यहाँ से सक्रिय हो जाएंगे क्योंकि पूरी तरीके से अफगानों को पराजित नहीं कर पाया था। अब यह कहानी आपको क्लियर हो गई। कहानी क्लियर होने के साथ साथ किसके किसके साथ युद्ध लड़ा गया, पानीपत अब क्लियर बता दोगे, खानवा बता दोगे, चंदेरी भी बता दोगे, सारे युद्ध भी बता दोगे। लेकिन क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू में और क्या पूछा गया इनसे, और पानीपत से जो निकाला गया क्वेश्चन यह निकाला गया कि किस युद्ध में बाबर के द्वारा सर्वप्रथम तुगलमा नीति और या तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तो भाई आप बताओगे सबसे पहले बाबर ने प्रयोग किया था पानीपत के पहले युद्ध में, मतलब पहली बार, तो मतलब पहले युद्ध में ही प्रयोग किया होगा। यहां से आपको जोड़ना है कि पहला युद्ध जो लड़ा होगा ना उसी में पहली बार प्रयोग किया गया होगा। अब तुगलमा नीति आप जानते हो क्या होती थी कि सेना को भीतर तक लाना है, फिर धनुधारी और तोप वगैरह जो है एक्टिवेट कर देनी है, और सेना जैसे भीतर तक आप उस पहले क्या है कोशिश होती थी, तो तुगलमा नीति के तहत सेना जो है बाबर करता था अपनी सेना को पीछे ले जाता था, तो यह सेना आगे घुसती थी और इस तरीके से फिर वो घेराव कर देते थे, उसका घेराव करके उसे खत्म कर देते थे दूसरे विरोधी की सेना को। यही तुगलमा नीति होती थी, साधारण भाषा में समझो। और तोपखाने के बारे में कहा जाता है कि तोपखानों की वजह से ही क्या होता है, जीतता है कौन, बाबर। और तोपखाने का नेतृत्व पूछा गया कौन कर रहा था, तो अली कुली कर रहा था। याद ऐसे रखना है कि पहले तोप ले जाने के लिए वाहन तो होते नहीं थे बड़े बड़े, तो कुली के माध्यम से ही मान लो भाई तोप ले जाई गई होंगी, ऐसा सोच लिया आपने। तो अली कुली जो है इसका नेतृत्व कर रहा था, किसका, तोपखाने का। ये हो गया पहले युद्ध से जो क्वेश्चन बना। फिर देखो खानवा के युद्ध से क्वेश्चन जो बनाया गया, पूछा गया कि भाई किस युद्ध में बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया, या पूछा गया कि खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि ली थी। एक तो यह क्वेश्चन हो सकता है, या हो सकता है गाजी की उपाधि किस युद्ध में ली गई। तो 3-4 ही ऑप्शन सारे दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब नहीं होगा, क्यों, देखो राणा सांगा कहानी याद रखना, जब राणा सांगा से वो युद्ध कर रहा था ना तो उसकी सेना बुरी तरीके से पराजित हो रही थी। अब उनमें उत्साह जगाने के लिए अपनी सेना में उसने जिहाद का नारा दिया, है ना, यानी सामने जो लड़ रहे हो आप वो जिहादी हैं, इस तरीके के नारा देते हुए उसने सेना का उत्साह बढ़ाया और इस्लाम धर्म की स्थापना की बात करेगा। अब दूसरा, फिर जब यहां विजय हो जाएगा तो फिर गाजी की उपाधि यहीं पर लेता है खानवा युद्ध के बाद। याद कैसे रखना है, देखो खाना से ही आपको याद रखना है। किसी को बहुत ज्यादा खाना खाते देखते हो तो क्या कहते हो, जे यार हद कर रहे हैं, हाथी की तरह खा रहे हैं, है ना। हाथी मतलब गज होता है, और गज से आपने गाजी निकाला, और जे हद कर रहे हैं मतलब जिहाद, आपने जिहाद निकाल लिया खाना खाते देखते हुए, और गज गाजी निकाल लिया वहां से। तो ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग में कहानी कोई बनाओगे ना खाना से रिलेटेड, क्योंकि खानवा को हमने खाना से ही याद किया है, तो आपको देखिए ये सारे तरीके भी याद हो जाएंगे, कहां पर कौन सी उपाधि ली थी या जिहाद की घोषणा कहां पर की थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजु के बाबरी, वहां से क्वेश्चन आया भाई तुजु के बाबरी में जो है कौन से 2 हिंदू राज्यों की का उल्लेख किया गया है। वो 2 हिंदू राज्य आपके ऑप्शन में दिए हुए थे, मारवाड़ भी दिया था, कई दिए हुए थे, लेकिन आपको आंसर मानना था विजयनगर और मेवाड़। इसको कंफ्यूजन को खत्म कैसे करना है, देखो कैसे। तुजु के बाबरी आप जानते हो बाबर की आत्मकथा थी जो अरबी भाषा में बाबर के द्वारा लिखी गई थी, है ना। लेकिन 2 हिंदू राज्य यह आपको नहीं पता होगा। याद ऐसे रखना है, बाबर को किस लिए जाना जाता है, बाबर 5 युद्ध जीता था तो अपनी विजय के लिए जाना जाता है, नहीं जाना जाता है, और बाबर अपनी विजय के लिए जाना जाता है। लेकिन आगे के सुल्तानों ने क्या किया, वह जो बाबर के जीते हुए क्षेत्रों के कारण मेवा खाई है। तो यहां से देखो मेवा से आपने पता कर लिया कि मेवाड़, जिसकी मेवा आगे खाने को मिलती है, बाबर के विजय के कारण ही लोगों को आगे मेवा खाने को मिलती है, जो आगे मुगल आगे और आपके शासक हुए। तो विजय से आपका विजयनगर निकाल लोगे और मेवा से आप मेवाड़ निकाल लोगे, तो दोनों आपको पता चल जाएगा। इन दोनों हिंदू राज्यों का ही उल्लेख मिलता है उसकी किसमें, आत्मकथा में। फिर क्वेश्चन बनाया गया कि बाबरी मस्जिद जो थी ना, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। बाबरी मस्जिद है कहाँ पे, अयोध्या में। तो भाई यूपी का कोई क्षेत्र है, बताया था आंखें बड़ी बड़ी कर लेनी है, तो यहाँ पर भी देखो बाबरी मस्जिद के बारे में उसने पूछ दिया क्वेश्चन कि किसके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई। तो बताओ यार बाबरी मस्जिद में कुछ भी बाकी रह गया है, अब नहीं रहा है ना, बाबरी मस्जिद तो बाकी रह ही नहीं गया कुछ। जब बाकी नहीं रह गया तो बाकी की स्थापना कराने से फायदा क्या हुआ, तो स्थापना किसने कराई, बाकी ने कराई। देखो यहीं से कनेक्ट कर लेना है आपको, बाकी को बाबरी मस्जिद से कनेक्ट कर लेना है, कुछ बाकी रहा ही नहीं वहां पे, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, बाकी ने। अब देखो एक क्वेश्चन और बनाया गया यहीं से, क्या क्वेश्चन बना कि बाबर को जो आमंत्रित किया था ना, क्योंकि बाबर तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फरगना के क्षेत्र में लड़ रहा था, लेकिन इसको आमंत्रण दिया, भारत बुलाया किसने, क्वेश्चन बनाया गया। तो आप बताओगे दौलत खान ने। याद कैसे रखना है, दौलत खान जो है पंजाब का देखो सूबेदार था, इब्राहिम लोदी ने इसको पराजित किया था। फिर आकर ये इब्राहिम लोदी से पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है और इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित करता है, फिर यहीं रुक कर रह जाता है। लेकिन दौलत खान ने थोड़ी सोचा था, दौलत खान ने सोचा था कि बाबर आएगा यहाँ से दौलत लेकर जाएगा और आराम से चला जाएगा, जैसे और शासक वापस चले गए, गौरी हो गया है ना, और पीछे के शासक और भी देख लीजिए जितने भी पढ़े थे आपने, गजनवी वगैरह। तो अब यह इसी आधार पर उसने दौलत खान ने सोचा यहाँ से भी दौलत लेकर जाएगा, यही दौलत खान ने सोचा। ऐसे हो गया कनेक्ट, आपका कनेक्ट हो गया तो आपको हो गया याद। आपको केवल याद रखना है, कथा कहानी ऐसे ही समझते हुए कहानियों को कैसे कनेक्ट किया जाता है ये भी आपको यहाँ पर सिखा दिया जा रहा है। अब देखो अगला है हुमायूं।
हुमायूं से देखिए रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए। हुमायूं और शेरशाह को साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि पहले शेरशाह के द्वारा हुमायूं को पराजित किया जाएगा और फिर दोबारा फिर से पुनः हुमायूं क्या करेगा, दोबारा अपना साम्राज्य जो है वापस लेगा सूरियों से। तो इस तरीके से क्या है, हुमायूं और शेरशाह को एक साथ देख लेंगे। देखो इसके युद्धों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच जो युद्ध हुए ना, अफगानों के बीच और मुगलों के बीच में, तो उसका क्रम लगाने को आता है भाई। पहले देख लो कौन कौन से युद्ध हुए। ऐसे युद्ध आपको सीक्वेंस में आप याद नहीं रखते होगे, ये याद रखते होगे देवराय का युद्ध 1531 में अफगान और हुमायूं के बीच होता है, यहाँ पर हुमायूं की जीत होती है। फिर जब चौसा का युद्ध शेरशाह के साथ होता है 1539 में, और दूसरा कन्नौज का, इसको ही बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, याद रखना है। तो कन्नौज का जो युद्ध होता है वह 1540 में होता है, यह भी शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। और चौथा कौन सा युद्ध है, सरहिंदी का युद्ध है 1555 में, जो वापस आता है हुमायूं और इसके माध्यम से ही सूरी साम्राज्य से अपना क्षेत्र वापस लेता है। यह देखो 4 युद्ध होते हैं, लेकिन 4 युद्ध तो जानकारी सभी को रहती है, लेकिन जब क्रम लगाने को आ जाता है तो वहां समझ में नहीं आता है कि देवराय पहले था कि सरहिंदी पहले था, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो यह कंफ्यूजन यहाँ एकदम खत्म कर दिया जाएगा जड़ से, कतई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम याद हो जाएगा। कैसे, एक कहानी बनाते हैं। जैसे शेरशाह कहाँ रहता था, शेरशाह रहता था बिहार में रहता था। अब बिहार सासाराम पता है ना, सासाराम में ही रहता था, इसलिए मकबरा भी इसका कहाँ बनाया गया, सासाराम में ही बनाया गया। तो भैया जब शेरशाह बिहार में रहता था, हुमायूं जब लड़ने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हुमायूं लड़ने उससे बिहार ही जाएंगे। अब बिहार हुमायूं पहुंचे, उन्होंने देखा कि देवर और भाभी के बीच मजाक बहुत ज़्यादा चलता है यार बिहार के क्षेत्र में। तो उसने देखा कि देवर के साथ मजाक बहुत ज़्यादा चल रहा है, देवर और भाभी का। तो देवर भाभी का मजाक देखकर वो क्या होगा, वहाँ पर चौंक जाएगा, और जैसे ही चौक जाएगा वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा वहीं पर। लो यहीं से आपके क्रम हो गए सारे, ये कहानी आप सुनी रहे थे कि क्रम सारे तैयार हो गए। देवर से आपका देवराई हो जाएगा, है ना, देवरा किसका हो जाएगा, देवरा का युद्ध पहला हो गया। दूसरा चौक से आपका चौ से हो गया चौसा, और का से हो गया कन्नौज का, तो वो चौक जाता है ना, चौ से चौसा हो गया, का से कन्नौज, और सर पकड़ के बैठ जाता है, सर से आपका सरहिंदी हो गया। देख लो यार, चारों आपको याद हो गए, चारों का क्रम। अब आप बताओ, हुमायूं शेरशाह जैसे आएगा तो हुमायूं भाई लड़ने गया होगा बिहार, बिहार में हमने देवर से बना ली थी, पूरी ट्रिक बना ली थी, और ट्रिक जैसे बना ली हमने, और इस तरीके से हमको सिक्वेंस अब मिलाने को आएगा, सिक्वेंस में कन्फ्यूजन खत्म हो गया पूरा। अब देखो हमीदा बानो बेगम, आप जानते हो हुमायूं की जो बेगम थी ना, हमीदा बानो बेगम, तो उन्होंने क्या किया था, हुमायूं मकबरे, हुमायूं टॉम्ब आपने नहीं देखा तो जाना दिल्ली देखना जाकर के, ताजमहल की प्रतिलिपि ही बोली जाती है। तो हुमायूं जो टॉम्ब है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया। दूसरा क्या है, दूसरा यहीं पर देखिए क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज कर देता है आपको, गुलबदन बेगम से। देखो गुलबदन बेगम जो है, इसकी रचना इन्होंने किसकी रचना की थी, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। अब समझना यहाँ पर, गुलबदन जो है इनकी बहन थी, किसकी, हुमायूं की। गुलबदन ना पढ़ करके इसको आप गुलबहन पढ़ा करिए, गुलबहन बेगम, है ना, गुलबदन को ना पढ़ करके इसको गुलबहन पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आप बताएंगे कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी, जो कौन थी, हुमायूं की बहन थी। तो ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एक साथ आ जाता है, हमीदा बानो और गुलबदन बेगम में कंफ्यूज हो सकते हो, अब नहीं होगे। फिर देखो शेरशाह से क्वेश्चन जो बनाया गया, वह बनाया गया कि इसका मकबरा कहाँ पर है। शुरू में बता दिया कि सासाराम में इसका मकबरा बनाया गया है। और किला कोहना मस्जिद की स्थापना किसने की थी, या क्वेश्चन पूछा गया। तो किला कोहना मस्जिद की, हना आप जानते हो ना, हना क्या होता है, किसने हना था, हुमायूं को किसने हना था, हना मतलब मारना होता है ना, किसने पीटा था, तो हुमायूं को किसने हना था, उसी ने कोहना की स्थापना कर दी थी, कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था, किसने, शेरशाह ने। अब देखो अगला पूछा गया कि इसके द्वारा ही चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया गया। क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि चांदी का रुपया या तांबे का दाम किसके द्वारा चलाया गया, यह क्वेश्चन बनाया गया। या कभी कभी पूछ देता है कि जो ये था ना, क्या बोलते हैं, रुपया था, रुपया जो है आपका किस धातु का था, तो चांदी का आपको बताना है। आपने एक गाना सुना है, चांदी जैसा रंग है तेरा, रंग या रूप, रंग रूप की बात की जा रही तो किसका है, चांदी जैसा है। तो बस रुपया, रूप से आपको रुपया याद रखना है, रुपया किसका है, चांदी का है, और तो तांबे का दाम आपको याद ही आ जाएगा। कालिंजर का अभियान देखो भाई, कालिंजर का जो अभियान है वो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। कैसे, जब कालिंजर की दीवारों पर, देखो ये यार कालिंजर आप समझ रहे कहाँ पर है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना, बांदा चित्रकूट का क्षेत्र है, यहीं पर आपका कालिंजर का किला है, जानते हो ना। अब इस क्षेत्र में जब स्थित है तो यूपी से संबंधित कोई आपको क्षेत्र बताया था तो वहां से क्वेश्चन बनाया जाता है। देखो बनाया गया, कालिंजर के अभियान से बनाया गया कि शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था, और अभियान भले ना पूछे जाएं लेकिन ये तो जरूर पूछा जाएगा, शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर का अभियान हुआ। अब ये याद कैसे रखना है, देखो काल जो है कौन सा अभियान बना, कालिंजर का अभियान, काल से कालिंजर याद रखना है। शेरशाह के लिए काल बन गया कौन सा, कालिंजर का। कालिंजर की दीवारें जो है बोला जाता है किले की इतनी मजबूत थी कि यहाँ पर जब बारूद का गोला फेंका गया तो पलटकर दोबारा उसी के टेंट में गिर गया आकर, यहाँ बुरी तरीके से जल गया था। इसके कुछ दिन बाद ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। चलिए यहाँ से देखो आपको कहानी भी क्लियर हो गई होगी और कहानी के साथ साथ याद भी होता चला जा रहा होगा। अब अकबर से देखिए क्वेश्चन जो बनाएंगे, सबसे ज़्यादा अकबर से क्वेश्चन बनते हैं, और अकबर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे भी याद कर दिए जाएंगे। जब यह अभी कंप्लीट होगा ना, जब अकबर, तब आप देखना सारी चीज़ें आपके टिप्स पर होंगी, उंगलियों पर होंगी। अभी भले ही कन्फ्यूजन आपके साथ हो, दिमाग बना हुआ हो। पानीपत का देखो दूसरा युद्ध लड़ा इसने। अब हिम से ही आपका बता देना, पहले में क्या था, पानी
हिम से मिला, पहले में हिम ही, वही दो अक्षर हैं आपके, हिम ही हेमू में बदल गया, दूसरे में आते आते हिम जो है हेमू में बदल गया। तो भाई दूसरा युद्ध किसके बीच था? हेमू और अकबर के बीच। याद रखो ऐसे कि 56 में जब अकबर का राज्याभिषेक होता है तो हेमू के द्वारा क्या है, उसको चुनौती दी जाती है उसके शासन को, और यहीं पर उसका संरक्षण किसको प्राप्त था? बैरम खां का। अब बैरम खां का जब अकबर को संरक्षण प्राप्त होता है तो बैरम खां मजबूत सेनापति होता है और यहीं से हेमू को बुरी तरीके से पराजित करता है, और यहीं पर से अकबर का शासन आपका शुरू हो जाता है, ध्यान रखना है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनाया गया वो हल्दी घाटी के युद्ध से बनाया गया। हल्दी घाटी का युद्ध आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। ये याद रखने वाली तो बात इतनी आसान है ना कि हर कोई बच्चा जानता है कि हल्दी घाटी का युद्ध इनके बीच लड़ा गया, लेकिन क्वेश्चन जो आर में बना ना वो जानते कहाँ से बनाया गया? वो बनाया गया कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति था ना, महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, या क्वेश्चन एक बनाया गया कि अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। एक याद रखने के लिए तरीका बताता हूं कि महाराणा प्रताप का जो था वो मुस्लिम कर रहा था और अकबर का जो नेतृत्व कर रहा था वो हिंदू कर रहा था, यानी कि हिंदू का मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। एक तरीका यह दिमाग में बनाया आपने। दूसरा बनाया कि कैसे भाई याद रखा जाए। देखो अकबर का अगर अकबर के मान रखने की बात थी, अकबर का मान रखने के लिए ही मानसिंह खड़े हुए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि हाँ हम भी कम नहीं किसी से, तो हाँ कम नहीं किसी से हाकिम हो गया, और महाराणा प्रताप लगातार डटे हुए थे सामने, तो कह रहे थे हाँ कम नहीं हम किसी से, या हम हाँ कम नहीं अकबर से हम। तो अकबर का मान रखने के लिए मानसिंह थे और महाराणा प्रताप कह रहे थे हाँ कम नहीं, इसके लिए हाकिम लड़ रहे थे इनके साथ से। तो ये हल्दी घाटी के दोनों आपने नेतृत्वकर्ता भी समझ लिए, और हल्दी घाटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारा आपको याद भी हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन आता है यहाँ से, मजेदार क्वेश्चन होता है जहां से खूब गलत करते हैं। क्या होता है बच्चे यहाँ से गलत करते हैं? इसलिए क्योंकि ये सारे जो कार्य हैं ना, ये सारे कार्य देखो आपको जो दिख रहे होंगे, ये सारे कार्यों पर लेकर जब आप कुछ सीक्वेंस लगाने को आ जाएगा ना, कालानुक्रम लगाने को आता है, तब आप खूब कंफ्यूज होते हो। लेकिन कोई कहानी अगर आपके दिमाग में आपने कोई सेट कर ली ऐसी, जिस कहानी को आप जैसे ही सोचोगे ना, तो ये जितने दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अभी देखना कैसे फिंगर टिप्स पर होंगे आपके, समझना अभी आप। तो बात आती है कि सबसे पहले पढ़ लो इसको। दास प्रथा का अंत उसने 62 में किया, हरम दल को मुक्ति भी वहीं 62 में दिलाई, फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करेगा और जजिया कर की समाप्ति अगले साल करेगा 64 में, और फतेहपुर सीकरी कुछ समय बाद फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेगा, और इसी के बाद से आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी को बना देता है। और इबादत खाने की स्थापना वो 75 में आकर करता है, और इबादत खाने में फिर सभी धर्मों का प्रवेश की अनुमति दे देगा 78 में। मजहर की घोषणा कब करेगा? इसके बाद फिर वो मजहर की घोषणा 1579 में करता है, और फिर दीन इलाही 1582 में, और इलाही संवत की शुरुआत अगले साल ही 83 से करेगा। ये तो हो गए आपको सारे उसके कार्य। अब कार्यों को लेकर के खूब कंफ्यूजन रहता होगा कि यार इनका क्रम कैसे याद किया जाए, तो अभी देखो साथ में क्रम कैसे याद कराया जाता है, कहानी यहाँ पर बताई जाएगी, उसको ध्यान से सुनना। देखो भाई 1562 में आप जानते हो कि यहाँ पर अभियान कर रहा था, राजपूत क्षेत्रों का अभियान कर रहा था। वहीं पर आपके एक राजपूत शासक हुए भारमल, है ना। भारमल क्या है, उसकी वीरता से प्रभावित होकर खुद ही क्या करते हैं, उसका संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं, और इनकी बेटी होती है भारमल की हरखा बाई। हरखा बाई का विवाह किसके साथ कर देते हैं? अकबर के साथ कर देते हैं। यहीं से क्या होगा, अकबर की नीतियों में 1562 में, आपको बस इतना ध्यान रखना है, 1562 में ही इनका विवाह होता है हरखा बाई से, है ना। और हरखा बाई से ही जब विवाह हो जाता है, जो आगे जोधा बाई के रूप में भी कुछ लोग बोलते हैं कि जोधा बाई के रूप में भी जानी जाती हैं, ठीक है। तो अभी हरखा बाई आपको याद रखना है, अकबर की पत्नी जो थी, जिनका विवाह होता राजपूत शासक जो भारमल थे ना, उनकी पुत्री थी। तो अब जब हरखाबाई आ जाएंगी तो वहीं से देखिए अकबर की नीतियों में कैसे परिवर्तन दिखाई देगा, वहीं से उसके कार्यों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है हमें। लेकिन इसके पहले की थोड़ी सी कहानी आप समझ लो। समझना यह है कि हरमदल वगैरह चीज़ें जो समझ में भी आ जाएंगी कैसे, जब इसके पहले महामनगा आप जानते हो ना, जो धायमा थी, तो महामनगा के द्वारा बैरम खां को पहले बाहर किया जाता है राजनीति से। फिर 61 में आप जानते हैं, 61 में आपके बैरम खां की हत्या करा दी जाती है महामनगा के द्वारा षड्यंत्र रच करके। फिर 61 से 62 तक 2 वर्ष का शासन हरमदल का शासन बोला जाता है। हरमदल क्या होता है? हरमदल मुगल शासन से रिलेटेड जितनी भी महिलाएं होती हैं ना मुगल साम्राज्य में, वो सारी महिलाएं एक साथ रहती हैं हरमदल में, उन महिलाओं का समूह ही कहलाता है हरमदल। अब वह हरमदलों का शासन उनकी मुखिया के रूप में महामनगा कार्य कर रही होती है, इसीलिए बोला जाता है कि 2 साल महामनगा का शासन रहा, मतलब हरमदल का शासन रहा। तो वह अपनी उंगलियों पर अकबर को चलाती थी। कहने का मतलब है जो भी नीतियां बनाता था वो महामनगा के कहने पर ही बनाता था। लेकिन 2 महिलाएं आ गई, अब दूसरी महिला आ गई, हरखाबाई आ गई, तो क्या एक महिला दूसरी महिला की चलने देगी? नहीं चलने देगी। तो यहां से ही क्या करेगी, वो उनको बाहर करेगी। किसको? महामनगा को, हरमदल को खत्म कराएगी। फिर जो नीतियां बनेगी ना, फिर आप देखना कैसे हरखाबाई से प्रभावित होकर ही अकबर की सारी नीतियां बन रही हैं। अब कंफ्यूजन देखो दूर करने के लिए देखना कैसे कनेक्ट रखना है आपको हरखाबाई से। सारे देखिए कार्य उसको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। सबसे पहले आएगी जो हरखाबाई आई, पहले उन्होंने देखा कि भाई शासन के भीतर पहले देखेंगे। शासन के भीतर उन्होंने कहा दासों की क्यों जरूरत है भाई, दासियों को हटाओ पहले यहाँ से दासियाँ। अकबर ने कहा चलो दासी खत्म, दास प्रथा खत्म कर दी। फिर उसने दूसरे नंबर पर देखा महामनगा ज़्यादा कूद रही थी, तो महामनगा से बोला उन्होंने कि भाई चलो हरमदल खत्म करो। अकबर ने कहा चलो ठीक है, यही बात तुम्हारी मान ली। ये शासन के भीतर उन्होंने चीज़ें खत्म की। दासी पहले खत्म की, पहले तो कहेगी भाई दासी हटाओ, है ना। अब दासी की क्या जरूरत है यहाँ पर?
दूसरा बोलेगी कि भाई महामनगा कूद रही है ज़्यादा, हरमदल खत्म करो। चलो ये दो चीज़ें खत्म कर दी। फिर तीसरा बोलेगी, जो हिंदू होती है पता है ना आपको, और तीर्थयात्री जानते हो, बड़े बड़े संत जो होते हैं हिंदुओं के, वो तीर्थयात्रा पर जाते थे। अकबर के पहले तक तीर्थयात्रियों से कर लिया जा रहा था। तो हरखा बाई समझाएगी, ये बताओ इनसे संतों से कर क्यों लिया जा रहा है, हटाओ इनसे संतों से, कर खत्म करो। तो तीर्थयात्रा पर कहेंगे अकबर चलो कर खत्म कर लिया। ये तो अभी कुछ उसने हिंदू टारगेट किए, पहले पहले कुछ महत्वपूर्ण जो मुख्य संत होते थे। फिर उसने कहा कि एक और कर देखा भाई, जजिया कर लगा हुआ था यार, ये तो पूरे हिंदू पर ही लगा हुआ था, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जानते हो पढ़ा पीछे ना। और गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जजिया कर। इसने कहा कि भाई ये हिंदुओं से भेदभाव क्यों, हिंदुओं से ये जजिया कर क्यों लगाया जा रहा है अलग से। तो उसने कहा कि चलो भाई इसको भी हटा देते हैं। फिर वो देखो जजिया कर लगा हटा देगा। देखो चारों आपको याद हो गए होंगे कैसे हरका भाई ने समझाया अकबर को। ये तरीका केवल बताया गया, ऐसा नहीं कि हरका भाई बैठकर कह रही है वहां पर। तरीका ये बताया गया कि पहले कहा भाई दासी खत्म करो, सबसे पहले तो दासी खत्म करेगी, तो दास प्रथा का पहले अंत होगा। फिर हरमदल खत्म करेगी, तो दूसरे नंबर पर सीक्वेंस आएगा लगाने को, हरमदल आप बता दोगे। फिर देखो कुछ शीर्ष जो हिंदू होंगे, संत वगैरह होंगे, उन पर कहेगी कर हटाओ, तो तीसरा नंबर आपका बताना है तीर्थयात्रा पर। चौथा फिर बताना भाई और जितने बाकी जितने हिंदुओं पर कर लगाए वो भी कर हटाओ, तो फिर जजिया। अब सीक्वेंस आपको इसकी कहानी से अगर आप समझोगे तो यह सीक्वेंस कभी नहीं भूलोगे। फिर देखो कुछ समय के बाद तक युद्ध वगैरह लड़ता रहा, तो फिर फतेह कर ली उसने, और फतेह करने के बाद क्या हो, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी है ना। फिर उसके बाद लड़ना शुरू करेगा और लोगों के दिलों में जगह बन जाएगी। तो अब ये समझो ऐसे कि लोगों के दिलों पर फतेह कर ली उसने। तो 1571 में इसलिए आगे आकर के उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेगा। अब क्या करेगा, जब सारा उसने फतेह भी कर लिया, लोगों के दिलों पर फतेह कर लिया और युद्ध वगैरह भी सारे जीत लिए, एक कहानी के रूप में बताया जा रहा है। फिर वह कहेगा अब मैं इबादत करूंगा, है ना। इबादत के लिए वह कहेगा अब हम ईश्वर की इबादत करेंगे। ईश्वर की इबादत के लिए वह इबादत खाने की स्थापना करेगा। और इबादत जो है, आप एक बात बताओ, यहाँ तक इबादत खाने की जब स्थापना हुई, यहाँ पर केवल इस्लाम धर्म के लोग ही, जब प्रमुख लोग होते थे उनकी ही अनुमति होती थी प्रवेश करने की। तो इबादत जो है कितनी बार की जाती है, 5 बार की नमाज की जाती है। तो 5 से आपको याद रखना है कि 1575, इसमें भी 5 आ रहा है लास्ट में इकाई पे। तो बस ऐसे आपको ऑप्शन में देखते हुए याद आ जाएगा कि इबादत 5 बार का कहा गया था। तो 1576, 77, 78 ये ऑप्शन में दिया होगा ना। तो 1575 आप देखते ही तुरंत टिक करोगे इबादत खाने की स्थापना को लेकर के। अब भैया जब इबादत करेगा, फिर हरका भाई देख रहे होंगे, अच्छा इबादत में केवल इस्लाम धर्म के प्रमुखों को, कहेगी सारे धर्म के लोग बुलाओ। तो कहेगा चलो ठीक है भाई, सारे धर्म के लोग आ गए। फिर 3 साल बाद क्या होगा, इबादत खाने में ही सभी धर्मों का प्रवेश हो जाएगा। और सभी धर्मों का प्रवेश होने के बाद वाद विवाद होगा, वहाँ पर संवाद होगा। पहले संवाद होगा, फिर वाद विवाद होगा। कुछ ऐसे मुद्दे रह जाएंगे जिन पर भाई कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो इसको लेकर ही अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की जाएगी। मजहर क्या होता है, यहाँ समझोगे आप, मजहर जानते होगे तो फिर आपको पता होगा किसके बाद ये आएगा। मजहर क्या आएगा, इबादत खाने में जो सभी धर्म के प्रमुख हो जाएंगे, मान लो इस्लाम के, हिंदू के, जैन के, बौद्ध के, सभी के जब हो गए तो इनके बीच वाद विवाद होगा। कोई कहेगा आत्मा है, कोई कहेगा मूर्ति पूजा होनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं होनी चाहिए। तो इस पर क्या है, विवाद हुआ। अब विवाद पर एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। वह निष्कर्ष क्या होता है, सुल्तान की जो बात होगी ना, वह अंतिम बात होगी। तो वही होता है मजहर। मजहर का मतलब होता है सुल्तान की कही बात अंतिम बात होती है। तो फिर मजहर की घोषणा इसके बाद होगी। मजहर की घोषणा हो गई, फिर दीन इलाही। अब फिर जो मजहर की कही गई बातें होती हैं ना, उसको एक अगर संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा तो वही एक धर्म हो जाएगा, इलाही धर्म जिसको बोलते हैं। तो दीन इलाही की स्थापना इसके बाद कर दी जाएगी। सुल्तान बोलेगा कि यह कोई धर्म नहीं है, आप दीन इलाही को स्वीकार कर सकते हो, है ना। शांति, ये मकसद यही होता है, उद्देश्य यही होता है कि शांति स्थापित हो सके, है ना। शांति और संपन्नता स्थापित करने के उद्देश्य दीन इलाही प्रारंभ करेगा यहाँ से। और क्वेश्चंस भी खूब बनते हैं यहाँ से दीन इलाही से रिलेटेड, कि दीन इलाही को स्वीकार करने वाला जो पहला हिंदू था, एकमात्र हिंदू, पहला अंतिम बीरबल था, है ना। और मुख्य इसका कौन था, ये भी मतलब कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। अभी हम सीक्वेंस देख रहे हैं कि इबादत खाना, फिर इबादत खाने में सभी धर्म आएंगे, फिर मजहर का मतलब क्या था भाई, फिर दीन इलाही आ गए। और इलाही संवत जो 1 साल बाद ही इलाही सम्मत की शुरुआत कर देता है। क्या आप जानते हो कि दीन इलाही की स्थापना हुई, फिर इसके बाद से लोगों ने अपनाना शुरू किया। इसके बाद के ही काल को आगे इलाही सम्मत के रूप में, शक सम्मत, पीछे विक्रम सम्मत चीजें पढ़ चुके हो ना, इसी आधार पर ही अकबर के द्वारा इलाही सम्मत भी चालू किया गया था। अब बताओ यार, ये सारे कार्य हैं, ये सारे कार्य याद हुए कि नहीं याद हुए। हरखा भाई की केवल शादी से ही सारे याद हो गए, और वहां की मुगल राजनीति को समझते हुए हम सारी चीजें समझ जाएंगे कि हरखा भाई की राजनीति से ये क्रम लगाने को आ सकता है और इबादत खाने के बाद का क्रम लगाने को आ सकता है। और पूरा सीक्वेंस हमने आगे समझ लिया। और यह सारा सीक्वेंस देखो, एक कहानी भी साथ साथ बताई गई, ताकि ये सारी चीजें, फैक्ट्स जो है सारे कनेक्ट रहे आपके दिमाग में। और इबादत खाने से आपको नीचे की चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, और इबादत खाने के ऊपर की चीज़ें आपको देखिए कहानी से कनेक्ट करा ही दी गई हैं। चलो भाई, ये हो गया अकबर के कार्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं, और यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते रहे हैं। यहाँ से कम कई बार क्वेश्चन बनते रहे हैं सीक्वेंस को लेकर के, तो वही सारी चीज़ें एक जगह नोट करके आपको समझा दी गई हैं। अब अकबर के जो दक्षिण अभियान है, इनके दक्षिण अभियानों को लेकर के क्या है, क्रम पूछा गया है। क्रम कैसे, देखो दक्षिण के अभियान पहले समझ लो एक साथ। खानदेश पहला था अभियान इसका, फिर दौलताबाद था, फिर अहमदनगर था, और सबसे अंतिम अभियान तो जो था इसका वो असीरगढ़ था। यह अकबर की अंतिम लड़ाई भी रही है। तो देखो इसको याद कैसे रखना है। देखो अकबर क्या है ना, उत्तर में शासन कर रहा होता है। जब यह दक्षिण जाएगा तो उसको भैया एक खान मिलेगी, सोने की खान जानते हो, सोने की खान जो है कर्नाटक में, आप जानते हो सोने की खान कहाँ पर है, साउथ में ही है। तो उसको भैया खान मिल गई। जब खान मिलेगी तो उसको वहाँ से क्या मिलेगी, खूब दौलत मिलेगी।
और जब दौलत मिलेगी तो इसके भीतर का आ जाएगा, अहम आ जाएगा। अहम आएगा, वैसे ही जैसे ही अहम आया नहीं कि इसका गढ़ हो गया समाप्त। तो इसीलिए असीरगढ़ जो होती है इसकी अंतिम लड़ाई होती है जीवन की। और खान से आपका हो गया, खान मिली तो खान से खानदेश आपने याद किया। दौलत से आपने दौलताबाद याद कर लिया भाई कि इसको खूब दौलत मिली, मतलब दौलताबाद दूसरा उसका अभियान हो गया। तीसरा क्या है, इसके अंदर दौलत मिलते ही क्या आ जाएगा, अहम आ जाएगा, तो अहमदनगर, अहम से आपने याद कर लिया। और गढ़ समाप्त, असीरगढ़ हो गया। असीरगढ़ क्या है, अंतिम लड़ाई के रूप में रहा, इसका यह भी होता है। और दक्षिण के अभियानों का क्रम अब आप भूलोगे, दक्षिण के अभियानों का क्रम जैसे आएगा कि भाई अकबर जो है दक्षिण गया था तो पहले उसे खान मिल गई थी सबसे पहले, बस दक्षिण के अभियान जैसे ये कहानी आपको याद आएगी, सारे क्रम आप सीक्वेंस बढ़िया से लगा दोगे। फिर प्रश्न बना आईने दहसाला को लेकर के। आईने दहसाला को लेकर एक तो प्रश्न बनता है किसके द्वारा यह पद्धति दी गई थी, कर प्रणाली की, तो यह टोडरमल के द्वारा व्यवस्था लागू की गई थी और शासन के 24वें वर्ष यह लागू की जाती है। देखो दहसाला क्या होता है, 10 वर्षों का अनुमान लगा करके उसकी औसत लागत लगाकर फिर उससे कर वसूल किया जाता है, यही होती है आने दहसाला। 10 साल दहसाला कुछ भी पढ़ लीजिए उसको। मनसबदारी व्यवस्था की बात की जाती है कि मनसबदारी व्यवस्था में दशमलव प्रणाली पर यह व्यवस्था आधारित है। या क्वेश्चन पूछा गया किस प्रणाली पर। मनसब आप जानते हो ना कि रैंक वगैरह जो होता है, पदाधिकारी होते हैं, जैसे आज के समय में होता है ना ग्रेड पे वगैरह निर्धारित होता है, उसी तरीके से उस समय में मनसबदार निर्धारित होते थे। उनका भी एक मनसबदार छोटे से लेकर के बड़े मनसबदार तक हुआ करते थे, है ना, उसके आधार पर ही वो सैन्य सेना रख सकते थे, पैदल सेना रख सकते थे। इस तरीके से वह 10,000 तक सबसे बड़े क्या होते थे, मनसबदार पद होते थे, जाते सवार जैसे पद हुआ करते हैं। ये कुछ जानकारियां हैं, जब मनसबदार आप डिटेल से पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहाँ पर जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको समझा दिया गया और मनसबदारी व्यवस्था भी आपको समझा दी गई है। फिर क्वेश्चन एक बनता है उपाधि को लेकर के, और उपाधि जो है आप समझिए किसको दी गई थी, किसने दी थी। हम देखो अकबर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि सारी उपाधियां किसके द्वारा दी जाएंगी, अकबर के द्वारा ही दी जाएंगी। और ये उपाधियां देखो याद करने का तरीका कैसे है, देखो जगत गुरु, जगत गुरु आपको याद ही रखना है कि जगत गुरु क्या है, जगत गुरु किसकी बात करते हैं, हरि की बात करते हैं, है ना, जितने भी गुरु हैं हमारे वो सब हरि की बात करते हैं। तो जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई, हरि विजय सूरी को दी गई। ये जैन मुनि होते हैं आपके, तो जैन मुनि को यह उपाधि देता है। क्वेश्चन पूछा गया कि जैन मुनि कौन थे, तो आपको बता देना हरित विजय सूरी। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरित विजय सूरी को कौन सी उपाधि दी गई, तो जगत गुरु की उपाधि दी गई। फिर देखो तानसेन को जो उपाधि देता है वो कंठ भारण वाणी विलास देता है। अब बताओ यार, तानसेन है तो कंठ गले से गाते थे, वाणी उनकी बहुत मधुर थी, बस इसी तरीके की उपाधि दे देगा वो, कंठ भारण वाणी विलास किसको देगा, तानसेन को देगा। अब दो यहाँ पर कंफ्यूज करती हैं आपको, एक है आपकी सीरी कमल, एक है आपकी जड़ी कमल। सीरी कमल जो है यह अकबर काल के चित्रकार होते थे, और कलम आप जानते हो, सीरी कलम और जड़ी कलम। तो कलम का भाई प्रयोग करते थे, लेकिन उनको सीरी और जड़ी किसको बोला जाता था, ये थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि जो अब्दुस समद थे ना और दूसरे थे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, इनको अब्दुस समद को सीरी कमल की उसने उपाधि दी और हुसैन कश्मीरी को उसने जड़ी कमल की। याद कैसे रखना है, अब देखो याद पर आ गया। जड़ी आप जानते हो ना, जड़ी बूटी, जड़ी से आपको याद आया जड़ी बूटी। जड़ी बूटियाँ कहाँ मिलती है, हिमालय क्षेत्र में, और हिमालय क्षेत्र में ही आपका मौजूद है आपका कश्मीर। तो जड़ी से आपने कनेक्ट किया कश्मीर को, तो जड़ी कलम किसको देगा उपाधि, कश्मीरी को, हुसैन कश्मीरी को। और सीरी कलम को अब्दुल शमद। अब मद आपने देखो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, श्रीमद आप शब्द बोलते हो, श्रीमद बोलते हो, श्रीमद नारायण, तो श्री से आपका श्री हो गया और मद से शमद हो गया। तो सीरी कमल की श्रीमद, मद से अब्दुल शमद को दी गई। फिर जड़ी कलम जो है जड़ी से जड़ी बूटी हो गया, तो जड़ी बूटी से ही आपने कनेक्ट कर लिया कश्मीर को, तो हुसैन कश्मीरी को दी गई कौन सी, जड़ी कलम की उपाधि। या देखो कंफ्यूजन हो गया होगा, खत्म। अब उपाधियां आएंगी, आप एकदम बढ़िया से उपाधि किस व्यक्ति को दी गई तुरंत आप लगा दोगे, और अकबर कालीन कौन सी उपाधियां दी गई थी सारी एक साथ यहां पर करा दी गई हैं। अकबर द्वारा देखो अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, जानते हो, जो ये तो आपको पता होगा ना कि मुगल जो शासक थे उनकी आधिकारिक भाषा कौन सी हुआ करती थी, फारसी हुआ करती थी। तो भैया फारसी में क्या है, सारे ग्रंथों का अनुवाद कराने के लिए वो क्या करेगा, अनुवाद विभाग की स्थापना करेगा। यहाँ क्वेश्चन जो बनाया जाएगा वो बनाया गया कि भाई जो ग्रंथ थे ना उनका ग्रंथों का अनुवाद कराने वाला व्यक्ति पूछ लेता है कि किसको नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा, कि भाई रामायण और महाभारत का अनुवाद आप देखोगे तो जो बाबरी का अनुवाद जो है तुम्हारे नेतृत्व में होगा, और पुराणों का अनुवाद जो है भाई टोडरमल तुम्हारे नेतृत्व में होगा। तो यह तो आपको समझ गए, कहानी याद आ गई, समझ में आ गई, मतलब क्या घटनाक्रम गया था ये तो समझ में आ गया। भाषा आपको फारसी याद ही रखनी है। फिर याद कैसे रखना कि भाई रामायण महाभारत का बदायूनी थे या नकीब खां थे, तो और तुझे बाबरी का जो है कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, और पुराण के टोडरमल थे नेतृत्वकर्ता। तो इसको याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूँ, देखो कैसे। जब मुगल काल चल रहा था, मुगलों का शासन चल रहा था, तो भाई किसी से पूछा गया, मान लो किसी संघी व्यक्ति से या मान लो आज के किसी व्यक्ति से पूछा गया कि उस समय क्या चल रहा था, उस समय रामायण और महाभारत की हालत कैसी थी, बहुत बदकिस्मती चल रही थी इनके साथ में, है ना, बहुत बदकिस्मती थी इनके साथ। किसके साथ, रामायण महाभारत के साथ। आपने बता दिया भाई नसीब खराब था इनका, है ना, क्योंकि भाई किसका, इस्लाम धर्म का शासन था। फिर दूसरा, फिर उसने कहा कि भाई ये क्या है ना, जब तक ये मुगल शासकों से हम बरी नहीं हो जाएंगे ना तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उसने कसम खाई भाई,
मतलब एक संघी व्यक्ति से पूछा जा रहा है जो उत्साही है। उसने कहा रामायण महाभारत की बहुत बुरी हालत थी, भले हो ना ऐसा, बदकिस्मती चल रही थी इनके साथ, और जब तक मुगल शासक बरी नहीं हो जाएंगे, अगर उस समय होता कोई संघी, कहता जब तक बरी नहीं हो जाएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो तभी बरी कब होंगे, जब उनको लेकर के हमारे दिमाग से अंदर से भीतर से पूरा डर खत्म हो जाएगा। बस तीनों देखो यही तरीका है कैसे याद रखना है आपको। देखो रामायण महाभारत को लेकर बदकिस्मती से बदायूनी हो गया और नसीब से नकीब हो गया। तो नसीब खराब चल रहा था, बदकिस्मती से बदायूनी, और नकीब खां ये दोनों क्या थे, अनुवादक थे किसके, रामायण महाभारत के। फिर तुजो के बाबरी, बरी से हमने बताया था, बाबरी से बरी आपको निकालना है, और खान खाना का खाना आपको पता ही है कि बरी जब तक नहीं हो जाएंगे हम मुगलों से तब तक हम खाना नहीं खाएंगे उन्होंने बोला। और भाई बरी कैसे होंगे, बरी ऐसे होंगे जब तक पूरा डर नहीं खत्म होगा। पूरा से आपका हो गया पुराण, और डर से हो गया टोडरमल, है ना, टोडर से डर हो गया, पूरा से पुराण हो गया। जब आप पढ़ोगे ना और बोलोगे ना 2-3 बार तो आपको देखिए ये तरीका भी एकदम याद आ जाएगा। और भाई इससे ज़्यादा थोड़ा सा तरीका आसान मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस तरीके को आपके साथ साझा किया ताकि आप थोड़ा सा याद कर सको इन चीज़ों को, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि बदायूं था किसको लिखे यहाँ पर। और वेद वगैरह आपको पता ही है, वेद उपनिषदों का अनुवाद जो कराया गया था वो आगे किसके द्वारा, दारा सिखों के द्वारा कराया जाएगा, वो आगे भी आपको देख लिया जाएगा, अभी देखो बताया जाएगा। फिर देखो एक पुस्तक पूछी जाती है अकबरनामा। अकबरनामा पता है कि अकबर की जीवनी होती है, इसी के भीतर एक होता है आईने अकबरी आपका चैप्टर होता है जो अबुल फजल की जीवनी रहती है। ये दोनों लिखी किसके द्वारा जाती है, क्योंकि इसी का एक पार्ट है आईने अकबरी, और तो अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा। तीनों आपको आ याद रखना है ना, आ आ और आ, तीन आ। तो आईने अकबरी आए, चाहे अबुल फजल आए, चाहे अकबरनामा आए, तीनों आपको बता देना है कि तीनों ही क्या है एक दूसरे से, मतलब आईने अकबरी अकबरनामा किसके, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। चलो अब देखते हैं अकबर से संबंधित। अब देखो जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए ना सारे बहुत अच्छे से तैयार कर दिए गए, और सारे तरीके भी बता दिए गए, और सब याद भी हो गया होगा। आपको बोला था ना कि अकबर खत्म होगा तो उंगलियों पर होंगी सारी चीज़ें, अब उंगलियों पर सारी चीज़ें आ भी गई होंगी आपके, क्योंकि दोबारा वीडियो देखोगे ना तो सारी आपको याद हो चुकी होंगी। जहांगीर से देखो, जहांगीर से संबंधित पहला क्वेश्चन आया कि इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ, देखो आगरा पर हुआ, यूपी में कहीं पर होता है तो आपको याद कर लेना इसका। अब इसने क्या किया था, सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको फांसी दी थी। तो जहांगीर का बेटा जो खुसरो होता है ना, खुसरो को यह समर्थन देते हैं, खुसरो को शरण देने के कारण ही क्या होता है, अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है या फांसी दे दी जाती है, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो यहीं से सिख आगे नाराज भी होते हैं। आगे देखो औरंगजेब के द्वारा भी सिखों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाई जाएगी, और नवे गुरु जो उनके गुरु तेग बहादुर होते हैं ना, उनका शीश कलम किया जाएगा। जानते हो ना आप, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जाएगा, नहीं कबूल करेंगे तो उनसे भी देखिए टकराव होगा। जब सिख धर्म देखेंगे तो हम अच्छे से सारे यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि 5वें गुरु कौन थे, 6ठे गुरु, ये सारा आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया जाएगा जब सिख धर्म पढ़ाया जाएगा। अभी आपको केवल ये समझना है कि जहांगीर के द्वारा फिर औरंगजेब के द्वारा हैं कौन कौन से सिख गुरु से सीधा जो है टकराव रहा था। अब क्वेश्चन जो आया चित्रकला को लेकर आया। चित्रकला आप जानते हो ना, चित्रकला को स्वर्ण युग बोला जाता था, किसके काल को, जहांगीर के काल को। क्वेश्चन पूछा गया भाई, चित्रकार 2 दिए गए और उनका पूछा गया कौन से क्षेत्र के वो विशेषज्ञ हुआ करते थे। तो एक आपके जो चित्रकार थे उस्ताद मंसूर से क्वेश्चन पूछा और अबुल हसन से, इसके अलावा और भी रहे, लेकिन जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया वो बताया जा रहा है यहाँ पर। उस्ताद मंसूर जो थे आपके पक्षी विशेषज्ञ थे, और अबुल जो हसन थे वो व्यक्ति के चित्र बनाते थे। तो याद कैसे रखना है, देखो मंजूर आपको याद रखना है। मंजूर कब करते हो आप चीज़ें, जब दोनों पक्षों को क्या होती है, दोनों पक्ष, किसी 2 पक्ष में विवाद हो रहा होता है, लेकिन दोनों पक्षों को जब स्वीकार होता है, जब वो मंजूर कर लेते हैं तभी क्या होता है, विवाद समाप्त हो जाता है। तो भाई मंजूर कब होगा, जब दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। पक्षों से आपने पक्षी निकाल लिया, भाई मंजूर और पक्षी कनेक्ट कर लिया आपने यहाँ से। और हसन, हसन आप समझ रहे हो, सन का मतलब क्या होता है, बेटा होता है कि नहीं, सन का मतलब जब बेटा होता है तो बेटा क्या होगा, व्यक्ति ही तो होगा, पक्षी तो होगा नहीं वो। तो सन आपने देखा तुरंत, जैसे ही सन आपकी नज़रों में आया, विजुलाइज किया, तुरंत सन को आपने बेटा, बेटा से व्यक्ति ही होगा, तो व्यक्ति के चित्र ही बनाते होंगे, सन के चित्र अगर बनाते होंगे। तो याद करने के लिए बताया जा रहा है कि मंजूर यानी कि दोनों पक्षों को तो पक्षी से कनेक्ट कर लिया, हसन का सन से आपने व्यक्ति को कनेक्ट कर लिया। तो ये दोनों आपके चित्रकार और उनके क्षेत्र क्लियर हो गए। यहाँ से आप क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू का तो आप कर लोगे। अब यूरोपीय यात्रियों के आगमन को लेकर, भाई जहांगीर के समय क्या है, यूरोपीय यात्री आते हैं, हॉकिंस आता है सबसे पहले, कैप्टन हॉकिंस को भेजा जाता है, फिर टॉमस रो आते हैं, फिर विलियम फिंच भी आते हैं। तो इनका क्रम लगाने को आ जाता है कि क्रम में लगाइए, है ना, काल क्रमानुसार लगाइए, या क्रमानुसार लगाइए जो आए हुए जो विदेशी यात्री थे या यूरोपीय यात्री थे। तो इनका जब क्रम लगाने को आएगा तो अब हॉकिंस और टॉमस रो में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, सबसे कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। आप हाँकते हो ना, जानवरों को हाँका जाता है कि नहीं हाँका जाता है, भगाया जाता है तो हाँकते हैं, उसको बोलते हैं, या हाँका शब्द सुना होगा ना, हाँका जाता है जो। तो अब देखो हॉकिंस से कैसे याद रखना है, जब जहांगीर के दरबार में हॉकिंस आता है तो इसको हाँक दिया था, मतलब इसको व्यापारिक फैक्ट्री जो खोलने की परमिशन लेने आया था इसको नहीं दी थी। तो हाँका किसको था, जहांगीर ने सबसे पहले हॉकिंस को। फिर भैया टॉमस रो भेजाते हैं, रो रोकर क्या करता है, परमिशन ले लेता है। तो टॉमस रो कर लेता है, तो दूसरे नंबर पर फिर टॉमस रो ही आएगा, पहले नंबर पर हॉकिंस आएगा, फिर विलियम फिंच, आपको याद ही हो जाएगा। अब हॉकिंस और टॉमस रो अब क्लियर हो गया होगा एकदम, पहले हाँके जाएंगे, फिर रो कर क्या करेंगे, दोबारा भैया फैक्ट्री खोलने की परमिशन ले लेंगे।
अब हॉकिंस से क्या होता है, हॉकिंस को इंग्लिश भी आती है और फारसी भी उतनी बेहतर ढंग से आती है, इसलिए इसको उपाधि जानते हो कौन सी जहांगीर के द्वारा दी जाती है, इंग्लिश खां की। मतलब इंग्लिश तो अच्छी बोलते हैं और फारसी बोलने के कारण इनको खां की उपाधि भी दी जाती है। तो इंग्लिश खां की उपाधि किसको मिलती है, कैप्टन हॉकिंस को। यहां से आपको देखो क्लियर हो गया ये दूसरा फैक्ट जो पूछा गया था। अब जहांगीर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि एतमाद दौला का मकबरा किसने बनाया। क्योंकि एतमाद दौला आपको पता होना चाहिए, जो जहांगीर का विवाह हुआ था नूरजहां से विवाह हुआ था, और नूरजहां के पिता का नाम क्या था, ग्यास बेग था। ग्यास बेग को ही जो उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, वो एतमाद दौला की उपाधि दी गई थी। ये हो गई कहानी। और वही एतमाद दौला का अपने पिता का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने। यहीं पर उसने पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया है। पित्रादुरा शैली क्या होती है, जो बड़े मतलब महंगे महंगे आभूषण होते हैं, गहने होते हैं जो है ना, इनको क्या है जड़वाया जाता है दीवालों में, तो उसी को बोला जाता है पित्रादुरा शैली। इसी पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है एतमाद दौला के मकबरे में। ये कहां पर स्थित है आपका, आगरा में। अब देख लो भैया यूपी में कोई अगर स्थित है कोई क्षेत्र मकबरा वगैरह, तो देखो पूछा जाता है क्वेश्चन कि नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए पूछा गया है। तुजू के बाबरी पर लिखे क्वेश्चन जो बनाया गया, तुजू के बाबरी आप जानते हो कि जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर अपनी आत्मकथा लिख रहा होता है, लेकिन आत्मकथा लिखते लिखते ही क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्वेश्चन आया कि भाई तुजू के जहांगीरी थी जो उसकी आत्मकथा थी, उसको पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मौत बिंदु खां को दिया जाता है। याद कैसे रखोगे, जहांगीर की हो जाती मौत। अब भाई मौत होने के कारण ही मौत बिंदु के द्वारा क्या किया जाता है, इसको पूरा किया जाता है। मौत से ही आपने कनेक्ट किया मौत बिंदु को। अब देखो याद हो गया कि नहीं ये मौत बिंद खां, अब नहीं भूलोगे आप। शाहजहां से देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। शाहजहां से एक तो क्वेश्चन आया आपका, इसने राजधानी क्या है आगरा से दिल्ली ले गया, और दिल्ली में ही एक शाहजहानाबाद इसने नगर बसाया था और उसी को ही उसने राजधानी केंद्र बनाया था मुगल का। तो वहीं से इसने आगरा से दिल्ली की राजधानी परिवर्तित की थी शाहजहां ने। अब जानते हो स्थापत्य का इसको क्या है, स्वर्ण युग भी बोला जाता है। तो जितने स्थापत्य में आप देखोगे ना अच्छे अच्छे स्थापत्य, वो सारे किसके काल में होंगे, शाहजहां के काल में होंगे। चाहे वो आपका ताजमहल हो, चाहे आपका लाल किला हो, है ना, जानते हो ना आप। फिर देखो ताजमहल से क्वेश्चन जो बनाया गया, एक क्वेश्चन आया ताजमहल से कि इसकी रूपरेखा किसने तैयार की और निर्माण कार्य। आप उस्ताद इंसा और उस्ताद लाहौरी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन यार रूपरेखा तैयार किया था और किसने इसका निर्माण किया था, किसके हाथ काटे गए थे, ऐसी कहानी बताई जाती है लाहौरी के। ठीक है, तो देखो भाई रूपरेखा किसने तैयार की, उस्ताद ईसा ने, और निर्माण कार्य किसने किया, लाहौरी ने। इसको याद कैसे रखना है, देखो याद ऐसे रखना है कि रूपरेखा ऐसी बनाई रूपरेखा ऐसी बनाई कि इसको बनाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए कोई भारत में मिला ही नहीं। कहाँ से लाना पड़ा, लाहौर से लाना पड़ा। लाहौर से लाहौरी को लाया गया। भैया रूपरेखा ऐसा बनाया, ऐसा से क्या हो गया, ईसा। रूपरेखा ऐसा बनाया, ऐसा से हो गया ईसा। निर्माण करने के लिए लाहौर से लाना पड़ा, मतलब हो गया लाहौरी। तो ये हो गया दोनों याद। अब ताजमहल की रूपरेखा किसने बनाई, ये भी याद। निर्माण कार्य किसने किया, ये भी हो गया याद। सिरे अकबर देखो, सिरे अकबर से क्वेश्चन बना। क्वेश्चन यह बना कि दारा सिकोह ने जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था ना, उसको किस टाइटल से कराया था, तो सिरे अकबर था। अब देखो दारा सिकोह के जो बाबा थे वो कौन थे, अकबर थे। आप जानते हो सबसे योग्य अगर कोई मुगल हुआ है तो कौन हुआ है, अकबर हुआ है। तो वो देखेगा कि भाई जब हमारे सबसे योग्य अकबर हुए हैं, बाबा हुए अकबर, तो उनके ही नाम से हम टाइटल रख देते हैं। जब उपनिषदों का, उपनिषद क्या है, उपनिषद ज्ञान का भंडार है, जानते हो ना, उपनिषद ज्ञान का भंडार है। तो अब सबसे ज्ञानी कौन था, अगर शाहजहां के बेटों में देखा जाए सबसे ज्ञानी कौन था, दारा सिकोह था। तो अनुवाद करा रहा होगा दारा सिकोह, ये तो याद ही हो जाएगा। लेकिन भैया टाइटल जो है सिरे अकबर क्यों रखेगा, क्योंकि अकबर सबसे योग्य था, और योग्य रहने के कारण ही वो सिरे अकबर इसका टाइटल रख देगा। ये मतलब ऐसा सोच कर जरूरी नहीं कि रखा हो, लेकिन मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपको याद रखना है सिरे अकबर, इसलिए इसका टाइटल रखा गया, किसका, उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद कराया गया। चलो आगे, फिर सिजदा प्रथा को ये समाप्त कर देगा, है ना, जानते ही हो, शाहजहां के द्वारा। और कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा को लेकर क्वेश्चन बनाया गया कि जो शाहजहां था, शाहजहां आप जानते हो दीवाने खास में जो इसका सिंहासन रखा हुआ था उसमें पीछे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। क्वेश्चन बनाया गया कि कोहिनूर हीरा जो है वो किससे इसे प्राप्त हुआ था। इसको कोहिनूर हीरा मिला था मीर जुमला से। याद कैसे रखोगे, अभी बात हो रही थी ना कुछ समय पहले, मतलब बात की ये लगातार ये जुमलेबाजी की जा रही थी कि हम कोहिनूर जो है ब्रिटेन से वापस ले आएंगे, तो यह जुमलेबाजी ही थी कि नहीं थी, तो वही बस ऐसे याद रखना, कोहिनूर हीरे को जुमलेबाजी से कनेक्ट करना है, जुमला से, मीर जुमला से ये प्राप्त हुआ था। अब देखो आगे, शाहजहां और औरंगजेब के बाद बीच में जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए ना, जो शाहजहां के पुत्र हुए ना, आपके शाहसुजा हो या दारा सिकोह हो या औरंगजेब हो, ये मुख्य रूप से तीन थे। इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसे उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन जानते हैं आरों में कहां से बना, क्वेश्चन बना कि इन उत्तराधिकार के युद्धों को क्रम में लगाओ। भाई क्रम में सबसे पहली लड़ाई बहादुरपुर की लड़ाई लड़ी गई है ना, जिसमें शाहसुजा पराजित किए गए। फिर देखो धर्मत की लड़ाई लड़ी जाती है, दारा सिकोह और इनके औरंगजेब के बीच युद्ध चलेगा। धर्मत की लड़ाई हो गई, सामूगढ़ की हो गई, देवराय की हो गई। ये सारे युद्ध हो गए। इन युद्धों को नाम से तो आप परिचित होंगे, लेकिन अब आपको अगर इनको क्रम लगाना है तो आपको बहादुर सा देव लिखना है, बस इतना लिख देना है, बहादुर सा देव। बहा से हो गया बहादुर, धर से हो गया धर्मत, सा मतलब हो गया सामूगढ़ की लड़ाई, देव से हो गया देवराय। चारों आपको कनेक्ट करना है, तो बस आपको आगे ट्रिक लिख के इसको ऐसे कनेक्ट करके लिख लेना है, बहादुर सा देव। ये आपको याद ही रखना है, कई बार बोलोगे ना बहादुर सा देव तो आपको याद हो जाएगी। मैंने भी कई बार बोली तो मुझे अब एकदम याद हो चुकी, बहादुर सा देव। चलिए उत्तराधिकारी युद्धों का क्रम लगाने को आएगा। ये देखिए पीसीएस के एग्जाम्स में भी पूछा गया था।
औरंगजेब से रिलेटेड देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया। औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चन एक आया कि भाई इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। कौन सा शासक था, मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था? तो एक बार पहला राज्याभिषेक आगरा में कराता है, दूसरा राज्याभिषेक इसका दिल्ली में होता है। तो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला कौन था? औरंगजेब। और इसकी रानी का नाम क्या था? रबिया दौरी का मकबरा जो उसने बनवाया ना, रबिया उद्दौरानी है ना, इसका पूरा नाम था। रबिया उद्दौरानी का मकबरा जो बनवाया वो औरंगाबाद में बनवाया गया। औरंगाबाद आप जानते हो औरंगजेब के नाम पर ही उसने बसाया था, अपने नाम पर ही, तो औरंगाबाद उसका नाम रखा था। इसी को बीवी का मकबरा बोलते हैं, है ना। देखो अपनी पत्नी के याद में इसने मकबरा बनवाया, जिसको बीवी का मकबरा बोला जाता है। और ये बता रहा हूँ कि बीवी का मकबरा ऐसा है कि आप ताजमहल देखोगे ना, तो ताजमहल को अगर लकवा मार जाएगा ना, तो लकवा मार जाए तो ताजमहल, जब लकवा मार रहा हो ताजमहल आपको देखना है ना, तो बीवी का मकबरा देख लो। अब इसने अपनी रानी के लिए बनवाया था, है ना, अपनी रानी को बीवी बोलता था, चलो ये तो हम याद हो गया। तो अब इसकी बीवी की, इसने रानी के लिए अपनी बनवाया था। अगर इसकी रानी मान लो जिंदा में भी देखती ना कि इस तरीके का मकबरा बनवाया गया है, तो वो जिंदा रहते ही मर जाती। तो इसीलिए ऐसे याद रखना है कि बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में बनवाया गया है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, अपनी पत्नी की याद में। अब जिंदा पीर इसको क्यों बोला जाता था, ये समझो कि क्वेश्चन पूछा गया कि जिंदा पीर इसको बोला जाता था, किसको? औरंगजेब को। जिंदा पीर इसलिए बोलते थे कि पीर का मतलब आप जानते हो संत, मतलब जिंदा संत था ये इतना व्यक्तिगत जीवन में नैतिक था कि जो भी चीजें शासन में लागू करना चाहता था ना, पहले ये अपने ऊपर लागू करता था। गांधी जी भी इसी चीज को बोलते थे कि जो भी आप दूसरों में बदलाव देखना चाहते हो ना, पहले खुद में बदलाव देखो। तो इसी मामले में इसको लोग जिंदा पीर बोलते थे, किसको? औरंगजेब को। और शाह बुलंद इकबाल के बारे में यह बोला गया कि शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी गई थी? तो देखो भाई, शाह बुलंद जो इकबाल की पदवी है वो दारा सिकोह को दी गई थी। किसने दी थी? इनके पिता के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। अब शाह ने देखा कि भाई हमारा बेटा ही है जो हमारे शासन को क्या है, उत्तराधिकारी, अच्छा उत्तराधिकारी जो बुलंद कर सकता है, हमारी बुलंदी पर ले जा सकता है, किसको? मुगल साम्राज्य को। तो इसी कारण से उन्होंने कहा कि शाह बुलंद है हमारा, कौन? दारा सिकोह। लेकिन हालांकि दारा सिकोह आगे बन नहीं पाया था, उसकी कोई कदर नहीं थी। कादरी सिलसिले, देखो सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट होती है, जो भी ट्रिक्स बनाई हमने। अब शाह बुलंद जो है, शाह बुलंद की पदवी आपको क्लियर हो गया होगा कि दारा सिकोह को मिली हुई थी। फिर देखो पुरंदर की जो संधि है ना, औरंगजेब के साथ आपको पता है कि शिवाजी का विवाद होता रहता था। तो पुरंदर की संधि के माध्यम से इन्होंने क्या किया? राजा जयसिंह को भेजा अपनी तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए। अब राजा जयसिंह ने क्या है, शिवाजी के साथ संधि की, उसे पुरंदर की संधि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया। अब देखो मुगल काल में कुछ विविध चीजें अब रह गई। अब हमने मुगल काल पूरा देख लिया, एक एक शासक जो क्वेश्चन बने वो सारे देख लिए, और तरीकों से भी ट्रिक्स भी देख ली बेहतरीन, जो आपको एकदम याद भी हो गई होंगी, कैसे आपको कनेक्ट करना है चीजें, और याद भी रखनी है, उंगलियों पर होंगे सारे आपके जो भी फैक्ट्स होंगे अभी। और कई बार 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो सारा मुझे लगता है याद हो जाएगा, फिर यहाँ से गलत तो होगा ही नहीं कभी आपसे। विविध से देखिए जो क्वेश्चन बना, पहला देखो प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन बनाया गया। उसमें मीर बख्शी बोला गया कि मीर बख्शी जो है किसके प्रमुख बोलते थे? सैन्य विभाग के। तो देखो यार, बख्शी बोलते हैं ना कि हमें बख्श दो, पुलिस पकड़ ले तो छोड़ देगी एक बार, लेकिन अगर सेना ने पकड़ दिया तो बख्शेगी नहीं, है ना। तो सैन्य विभाग का ही प्रमुख इसलिए बोला जाता था बख्शी को। काजी, भाई गाँव में जो काजी वगैरह होते थे बोलते थे काजी साहब आएंगे वही न्याय करेंगे, तो वैसे ही काजी जो पद था ना वो न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मुहतशिब जो था वो जन आचरण का निरीक्षण करने वाला विभाग जो होता था ना, उसका प्रमुख बनाया जाता था। अब मुंह से समझो यार, इसमें कनेक्ट ऐसे रखना कि मुंह, लोगों के मुंह देखना है, कैसी मुंह से वो बातें कर रहे हैं, और फिर उसके आधार पर ही वो जन जो है जैसे मुंह से बातें करते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। तो आपने मुंह से आपने कनेक्ट किया कि मुंह से जन आचरण की बात क्लियर हो जाएगी, कि मुंह देखेंगे आप लोगों का, बातें करते मुंह से सुनेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि जन आचरण कैसा करेंगे, उसी का निरीक्षण करना है। उसी के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया था उसका हेड होता था मुहतशिब, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा याद हो जाएगा, वैसे तो कोई तरीका है नहीं ज़्यादा याद रखने का, लेकिन ऐसे कुछ तरीके बनाओगे आप अद्भुत अटपटे टाइप के, तभी आप याद रख पाओगे। मदद ए माश क्या होता था? मदद ए माश जो बोलते थे वो राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। पूछा गया कि भाई राजस्व मुक्त जो होती थी, जहां से राजस्व वसूला नहीं जाता था, वह अनुदान भूमि क्या कहलाती थी? मदद ए माश। अब बताओ यार, अनुदान जो दिया जाता है क्या आप वहां से राजस्व लोगे? नहीं लोगे, वह मदद के रूप में ही तो दी जाएगी किसी को। अब मदद के रूप में अगर अनुदान दिया जा रहा है तो उसी को मदद ए माश बोल देते थे उस भूमि को। तो मदद के रूप में अनुदान दिया जाता है, तो वहां से आपने कनेक्ट कर लिया कि राजस्व मुक्त भूमि होगी या मदद ए माश। अब 2 भूमि के प्रकार और होते थे, जब मदद ए माश पूछ लिया है तो खालसा भी आपको तैयार कर लेना है। खालसा क्या होता था? राजा के पास यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रहता था इस भूमि पर। और जागीर आप जानते हो, जागीरें दी जाती हैं, आगे जागीरदारी प्रथा दिखाई देगी। और जागीरें यहाँ से मिली, पर्याप्त मात्रा में मिली मुगल बादशाहों के द्वारा, और यहीं से क्या है, तनख्वाह नहीं देते थे मुगल बादशाह, ताकि तनख्वाह बचती थी, लेकिन उसके बदले में क्या है, जागीरें देते रहे। जागीरें बहुत ज़्यादा दे दोगे तो क्या है, यहाँ से मुगल आगे कमजोर भी पड़ जाएंगे। इसलिए जागीरदारी प्रथा जो है मुगल में जब आप चुनौती के रूप में देखते हो ना, उनका पतन के कारण के रूप में एक यह प्रथा भी दिखाई देगी, जागीरदारी प्रथा। इसमें क्या करते थे मुगल, तनख्वाह के बदले उनको भूमियाँ देते थे। तो जागीर समझ में आ गई, जागीर भूमि कौन सी होती थी? खालसा और मदद ए माश, ये तीनों भूमियां समझ में आ गई। इन्हीं के मुगल शासनकाल में भूमि के 4 प्रकार भी देखे जाते हैं। यह चारों प्रकार के क्रम लगाने को आ जाते हैं। एक होती पोलज, एक परती, चाचर, बंजर। चारों भूमियां देखो कितनी आसानी से भी याद होंगी। पोलज क्या होगा? जब पोली भूमि, याद रखो, जो पोली भूमि होगी वहां खेती करना आसान रहेगा, तो साल में 2 बार हम खेती करेंगे पोली भूमि पर। परती भाई जब परत बन जाएगी उसके पर, तो परत को पहले पोली बनाना है, यानी कि यह भूमि पर खेती तो हो सकती है लेकिन पहले परत को पोली बनाना होगा। इसमें 1 साल या 2 साल के अंतराल पर खेती होगी, है ना, ये थोड़ी सी कम उपजाऊ होगी। तीसरी चाचर,
चाचार, इसको चाचर ना पढ़ के आप चाचार पढ़ना। तो यह 4 से आपने उठाया कि भाई 4 साल में एक बार खेती होती थी उस पर चाचार खेती पर। तो चाचर भूमि पोलज परती, चाचार भूमि समझ में आ गई। बंजर, बंजर से आप किसको नहीं पता यार यहाँ खेती होती नहीं, बंजर भूमि अगर है तो तीनों ऊपर की क्लियर हो गई होंगी, पोलज परती चाचर, अब नहीं भूलोगे आप। कृषकों के वर्ग देखो समझो, यहाँ पर 3 प्रकार के कृषकों के वर्ग होते थे मुगल काल में। पहले होते थे खुद कास्त। अब भैया खुद कास्त जो हैं ये वहीं पर अपने यहाँ पर मूल निवास पर रहकर खेती करते थे, मतलब खुद आपने यहाँ से निकाला, मतलब जो खुद खेती करते थे, काश्तकारी करते थे। काश्तकारी समझते हो ना, खेती को ही कृषि को ही बोलते थे। तो जो खुद से कृषि करेंगे उन्हीं को बोलते हैं खुद कास्त। और पाही, पाही का मतलब क्या होता है, पैदल, पाही पाही चल के जाना है ना, पैरों से चल के जाना, मतलब पैरों से चलकर जाकर अगर अपने मूल निवास पर ना दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं उन्हें पाही कास्त बोलते हैं, दूसरे गांव में जाकर जो खेती करते थे। फिर तीसरा हो गया मुजारियन। जब 2 आपको क्लियर हो गए, एक तो खुद खेती, एक दूसरे गांव जाकर खेती। मुजारियन मतलब होता था रहते वहीं थे लेकिन खुद कास्तों से ज़मीन किराए पर ले लेते थे और किराए पर लेकर के क्या करते थे, खेती करते थे, है ना, उनको बोलते थे मुजारियन। तो खुद कास्त और पाही कास्त क्लियर हो गया, मुजारियन एक तो 100% आप लगा के आ जाओगे। फिर देखो एक सीक्वेंस मिलाने को आया, ऐसे देखो मिलान करने वाले खूब क्वेश्चन आते हैं। अब मिलान करने को आया क्या, मुगल बादशाह दे दिया एक साइड और उनकी पत्नी दे दी। देखो सब में नाम क्या है एक जैसे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मिलान करने को आ जाती हैं चीज़ें। बानो देखो, हमीदा बानो, सालिहा बानो, अर्जुमंद बानो और दिल्लास बानो, ऐसे नाम आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई तरीका ट्रिक तो बनानी पड़ेगी ना याद करने के लिए। तो देखो बनाओ भाई, हुमायूं को लेकर, हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो, तो आपने हा से हा को, इनके मूल नाम तो आपको पता ही है भाई। औरंग शाहजहां की बीवी का नाम सब जानते हैं ना, मुमताज महल। जहांगीर का देखिए नूरजहां अगर आएगा तो आप मिला ही लोगे, ये पूछेगा ही नहीं, आरो यारों में ये पूछा ही नहीं जाता है, पूछे ऐसे नाम जाते हैं जहाँ आप कन्फ्यूज हो। तो हुमायूं का आपने हा से हा को मिलाया, हुमायूं में आपने हा से हा को मिलाया तो हमीदा बानो हो गया, हा से हुमायूं, हा से हमीदा बानो। अब जहांगीर की पत्नी का नाम था क्या, सालिया बानो। अब देखो जहां क्या है ना, समझो आप यहाँ पर जहांगीर से आपको कनेक्ट कैसे करना है, जहांगीर से साली को कनेक्ट करना है। इस जहां में क्या है, सालियों की क्या है ना वैल्यू हमेशा रहती है, अपने जहां में सालियों की हमेशा वैल्यू रहती है, तो जहांगीर को आपने साली से कनेक्ट कर लिया। अब शाहजहां में देखो शाह से उठाना है। शाह से कैसे उठाओगे, वर्तमान समय में शासन किसका है, जो गवर्नमेंट है ना उसमें अमित शाह के पास अगर आपको अर्जी लगानी है ना तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको अमित शाह के पास जाना पड़ेगा। तो शाह से आपने अर्जुमंद बानो को बता दिया है ना, अर्जू से आपने अर्जी को कनेक्ट किया, अर्जी लगानी है तो शाह के पास जाना पड़ेगा भाई। तो शाह की आपको अर्जुमंद बानो हो गई, और जहांगीर आपको जहां साली है ना, हा से हमीदा। और औरंगजेब देखो, औरंगजेब तो बहुत आसान है, कैसे, जिस बंदे के अंदर दिल ही नहीं है उसकी बीवी का नाम ही क्या है, दिलरास बानो। अब देख लो भाई, इसके अंदर दिल तो था नहीं, कितना कट्टर था ये। तो औरंगजेब जिसके अंदर दिल ही नहीं उसकी बीवी का नाम ही दिल्लास बानो, दिल से आपने दिल्लास बानो इसे याद कर लिया। अब देखो चारों की बीवियां आपको याद हो गई होंगी, और 2 की भी अगर 3 की भी याद है ना तो मिलान करने को जब वहां आएगा तो आप एलिमिनेट करके सही आंसर टिक कर ही दोगे। तो 2 याद हो रहे हैं तो 2 ही याद रखना। सम्राट और उनके मकबरा, यहां से क्वेश्चन आया कि भाई बाबर का जो है मकबरा कहां पर है, बाबर का मकबरा काबुल में है। कहानी समझो इसकी, कहानी जब याद होगी तो बाबर का मकबरा कभी नहीं भूलोगे। पहले बाबर को क्या है, आगरा में ही दफन किया गया। तो तुजु के बाबरी पहले जो है लिखी गई थी अरबी में, लेकिन यहाँ जब फारसी में अनुवाद हुआ तो मुगल शासक अकबर था ना, आप जानते हो ना, बाबरी बरी खाना याद आया, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा जब तुजु के बाबरी का जब अनुवाद किया गया भाई इसमें फारसी में, यहाँ से पता चला कि बाबर का जो प्री शहर था वो था काबुल, उसका अफगानिस्तान में भाई पैदा हुआ था वो, अब उसका अफगानिस्तान में काबुल उसका प्री शहर होता था। तो फिर अकबर ने देखा कि यार बाबा हमारे चाहते थे कि उनको कहाँ दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए, तो यहीं से उसकी अस्थियाँ निकाल करके कहाँ ले गया, आगरा से वह ले गया काबुल में। तो यहीं पर फिर उसका मकबरा कहाँ बनाया गया, काबुल में बनाया गया। ये कहानी थी पूरी। अब बाबर का मकबरा आएगा तो याद आप एकदम श्योर होकर के लगा दोगे, ये कहानी याद आ जाएगी। अब अकबर का बात की जाती है तो अकबर आप पता ही है कहाँ पर, सिकंदरा में ही इसका मकबरा बना हुआ है, जानते हो। तीसरा जहांगीर का मकबरा जो है क्वेश्चन बनाया गया था ऐसे कि किस शासक, कौन सा मुगल शासक था जिसका भारत के बाहर मकबरा था। देखो बाबर का भी है भारत के बाहर ही, लेकिन जहांगीर का जो है भारत के बाहर शुरू से ही है ना, लाहौर में, आप जानते हो कहाँ पर इसका मकबरा है, लाहौर में। और नर्तकी के बारे में आप जानते ही होंगे, है ना, अनारकली से बेहद पता है इसको प्रेम करता था, तो अनारकली का मकबरा कहाँ है, लाहौर में ही है। और एक मतलब किस्मत समझो कि जहांगीर भी अंतिम समय में कहाँ पर उसका मकबरा, इसको दफन किया गया लाहौर में ही। जिसको चाहता था उसी के पास आखिरी में ख़त्म भी हो गया जाकर के, उसी के पास ही इसका भी मकबरा बना हुआ है लाहौर में, बस ऐसे याद रखना इसको। शाहजहाँ का मकबरा आप जानते हो जो ताजमहल है, ताजमहल में ही वहीं पर मुमताज़ और शाहजहाँ दोनों का मकबरा स्थित है। तो यह मकबरा की कहानियाँ आपको याद होंगी, तो यहाँ कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं, ऐसे याद हो जाएगा कहानी से। अब बादशाह और उनके दीवानों को लेकर एक क्वेश्चन भाई बनाया गया में प्रीवियस ईयर में, देखना आप। अब दीवानों को लेकर जो क्वेश्चन बनाया गया, पहला देखिए दिया हुआ है, अकबर का जो दीवान था मुजफ्फर खान नाम था, जहांगीर का कौन था, गियास बेग, और शाहजहां का दीवान कौन था, शाहदुल्ला खां, औरंगजेब का अशद खां। देखो 3 के अगर ऊपर याद हो गए तो फिर चौथा आप मिला ही दोगे। कैसे याद करना है,
अकबर, देखो मुजफ्फर खान, मुजफ्फरनगर के दंगे जानते हो ना, अगर मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं होते कैसा शासक होता, कौन सा मुगल शासक होता कि मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं होते? कौन हिंदू मुस्लिम एकता पर बात करता था, समन्वित संस्कृति के विकास की लगातार बात करेगा, सब जानते हैं कौन, अकबर था वो। तो भैया अकबर का दीवान कौन होगा? मुजफ्फरनगर के दंगों से हमने मुजफ्फर खां को कनेक्ट कर लिया कि मुजफ्फर खां जो है दीवान किसका रहा होगा? अकबर का रहा होगा। अब जहांगीर, भाई जहांगीर के ससुर का नाम क्या था? गयास बेग था, तो गयास बेग को ही इसने दीवान बना दिया था। तो इतना तो आप जानते हो, नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। शाहजहां का देखो याद करना है, शाहजहां कैसे याद करोगे? शाहजहां ने भाई क्या ताजमहल बनवाया, और आज के समय में क्या है, शाहजहां जैसा हर कोई, शाहजहां सा दूल्हा हर कोई चाहता है। हर कोई जो लड़की है या औरत है वो क्या चाहती है, उसका दूल्हा कैसा हो? शाहजहां जैसा हो। हर कोई दुल्हन यही चाहती है। तो शाहदुल्ला से ही आपने शाहदुल्ला को बना दिया, कनेक्ट कर लिया। शाहजहां शाहदुल्ला चाहिए सभी को, तो शाहदुल्ला उसके दीवान थे। और औरंगजेब आपने असद खां कनेक्ट कर लिया, औरंगजेब को असद खां से। तो अब 3 अगर आपको याद भी हो जाएंगे तो औरंगजेब का असद खां तो आप मिला ही दोगे, क्योंकि मिलान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम है, ऐसे संभावना रहती है, लेकिन मिलान में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आप गलत करते हैं। लेकिन अगर कोई तरीके आपके पास ऐसे मजेदार होंगे ना, तो फिर आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो यहाँ से देखिए मुगल काल पूरा आपका क्लियर कर दिया गया, भक्ति सूफी संबंधी जितने पीवाईक्यू से क्लियर कर दिए गए। अब मिडाइवल का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट मिडाइवल। अब देख लो यार, पीवाईक्यूज इतना अच्छा एनालिसिस नहीं कराया गया होगा कहीं भी, और इतने अच्छे तरीके से करा दिया गया, तो एंशिएंट मिडाइवल पर अब कमांड आपकी बहुत बेहतरीन हो गई होगी। और यह हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, आप समझ रहे हो, हिस्ट्री जो आसानी से याद नहीं होती हैं, और लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस देखिए बहुत अधिक बढ़ गया होगा। और बढ़ा है तो फिर यार दोस्तों में शेयर जरूर करना, जो भी आपके जरूरतमंद दोस्त हैं। और यहाँ से आपका कंप्लीट होता है हिस्ट्री, इसके बाद आपका मिडाइवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपके साथ साझा किया जाएगा आगे के पीवाईक्यूज। चलिए आज के लिए धन्यवाद।